खुश हुआ वो ऐसा हमसे बंदा खुश होता है वैसे बहुत अच्छा खुश है। इसके साथ वो नहीं है ऐसा चार्जर ये बंद तो नहीं हो जाएगी फुल चार्ज लिंक्स के अलावा क्या बस ठीक है कोई इशू नहीं है भाई सरकार के अंदर वो बंदा कामयाब है काम बात कर रहा है जी अस्सलाम वालेकुम उसामा आप मेरी आवाज आ रही है जी सर आ रही है okay लोटी फ्लेम there are a lot of participants alhamdulillah there are कोई 50 के करीब participants हैं हमारे पास तो हम इनको एडमिट करते हैं ठीक है सर ठीक है और मीनवाइल हम हमारे जो हैं गेस्ट वो भी ज्वाइन करते जाएंगे मैं अपनी वीडियो को पिन कर रहा हूँ एक्चुअली हमारे पास पार्टिसिपेंट्स ज्यादा हैं तो हम इनको सबको म्यूट कर देंगे मैंने पार्टिसिपेंट्स को म्यूट इस वजह से किया सो दैट के डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पार्टिसिपेंट्स काफी ज्यादा हैं and more are joining us we have around 30 plus have been able to join us and there are a few more 6 7 8 9 or more and without any restriction Usama if you are a co-host then please admit all no one should be disallowed violence incitement अभी नहीं कोई इशू नहीं है we have a lot of people joining or we can wait you can finish it off तेरा हाँ आई जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर नईम आप सबको वेलकम करता हूं अपने इस जौहर ऑफिसर्स एकेडमी और लायलपुर ऑफिसर्स एकेडमी का जो हमारा एक कोलैबोरेशन के साथ हमने एक सेमिनार हम कंडक्ट कर रहे हैं फॉर अ सेशन जो कि हम सीएसएस के एस्पिरेंट्स जो 2021 के लिए एस्पायर कर रहे हैं उनके लिए हम ये अरेंज कर रहे हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ डिस्कशन भी चलती रहेगी और मीनवाइल हमें जो हमारे सारे ऑफिसर्स हैं कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम का आज आपके साथ एक ब्रीफ सा इंटरेक्शन भी हो जाए थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन भी हो जाए और आपको ये अंदाजा हो जाए कि ये हम जो ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं इसमें हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं या जौहर का प्लेटफॉर्म लोहा का प्लेटफॉर्म ये आपको
कौन सी ऐसी चीज ऑफर कर रहा है और किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड करेंगे, अपने एस्पिरेंट्स को किस तरीके से गाइड करेंगे, तो उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू आज के सेशन में हम इंशाल्लाह आपको देंगे। हमारे साथ डिफरेंट ऑफिसर्स होंगे जो कि आपके साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे। आई एम ट्राइंग टू स्पेंड अ फ्यू मिनट्स ताकि हमें मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लें। हमारे साथ 58 लोग जो हैं वो हमारे साथ आ चुके हुए हैं और देयर आर 10 मोर इन द वेटिंग रूम। सो प्रोबेबली आई थिंक कि अभी कुछ लोग हैं जो कि ज्वाइन करना चाह रहे हैं। 8 बजे का हमने टाइम फिक्स किया था, बट देयर इज नो प्रॉब्लम इन स्पेंडिंग अ फ्यू मोर मिनट्स कि हम उनका वेट कर लें, वो भी ज्वाइन कर लें, तो फिर हम अपने इस आज के जो ओपनिंग सेशन है सेमिनार का बाकायदा आगाज करते हैं। बिफोर आई फॉर्मली बिगिन दिस सेमिनार, मैं आपके साथ इनफॉर्मली थोड़ी सी कुछ बातें कर लेता हूँ। मीनवाइल हमें लोग ज्वाइन कर रहे हैं और अगर उसामा हमारे साथ हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम लोगों को एडमिट करें, वेटिंग रूम में लोगों को ज्यादा वेट ना करवाएं। We have 66 participants with us and we are hoping a few more will join us. इस एकेडमी का जो तारुफ है वो कोई आपके लिए नया नहीं है। लाइलपुर ऑफिसर्स एकेडमी फैसलाबाद में कोई तकरीबन 8 से 10 साल से रेगुलर सेशंस जो कंडक्ट कर रही है। Johor Officers Academy is an extension of the Johor Academy. Johor Academy is the leading academy in Faisalabad, जो कि CSS की और PMS की तैयारी के अंदर इसको आए हुए 2 साल हुए हैं। तो 10 साल का लोवा का एक्सपीरियंस है, 2 साल का जोहर का एक्सपीरियंस है, और हमारा पर्सनल एक्सपीरियंसेस तो डिफरेंट लोगों के वो डिफरेंट हैं। डिफरेंट ऑफिसर्स के कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाते हैं, आपको पता है, कुछ सेकंड अटेम्प्ट में, कुछ थर्ड अटेम्प्ट में, कुछ साल से तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ 1 साल में, 2 साल में। तो देयर आर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, वो भी आज आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपको ये एक एतमाद होना चाहिए कि ये जो एक प्लेटफॉर्म है लोवा का या जौहर ऑफिसर्स एकेडमी का, ये कोई नया नहीं है। हम काफी अरसे से अब इस काम के अंदर हैं। हमें ज्वाइन किया है उमर फारूक साहब ने। उमर फारूक मेरे भाई हैं, ही इज फ्रॉम 46 कॉमन और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड टेक्सटाइल के अंदर टेक्सटाइल पॉलिसी यूनिट है पाकिस्तान की, जो टेक्सटाइल को और मैन्युफैक्चरिंग को ओवरलुक करता है, उसके अंदर ये क्रिटिकल अपना रोल प्ले कर रहे हैं और टेक्सटाइल के रिफंड्स, टेक्सटाइल के इश्यूज उनको ये देखते हैं। CSS की जर्नी इनकी बड़ी लंबी है। इन्होंने CSS को मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया, पास किया, PMS को मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया, पास किया, और 46 कॉमन को इन्होंने ज्वाइन किया। तो और ये हमारी जो टीचिंग जो लाइन है उसकी ये बैकबोन भी है। अगर आप इस तरह समझें कि ये हमारे एक फास्ट पेसर हैं जो कि लीडिंग फास्ट बॉलर हैं हमारे टीचिंग के लिहाज से अगर देखें तो। मैं उमर साहब कुछ मिनट स्पेंड करना चाह रहा था ताकि मजीद लोग हमें ज्वाइन करते जाएं। अगर आप इंट्रोडक्शन में कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं आप अगर इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे साथ 70 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, कुछ मजीद भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो मीनवाइल मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इनफॉर्मल इंटरेक्शन कर लें। तो जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सुन पा रहे होंगे। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा फॉर्मली इंट्रोडक्शन भी करा दिया और उसके बाद थोड़ा हम लोग जो आप लोगों के साथ 3 महीने का जो सेशन है उसको लेके चलेंगे, उनका इंट्रोडक्शन भी बड़ा ज़रूरी है। तो मेरा नाम उमर फारूक है और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि 46 कॉमन से मैं बिलोंग करता हूं और उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाऊंगा। जो डॉक्टर साहब ने जिम्मेदारी दी इंशाल्लाह उसको खुश असलूबी से हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो है वो डॉक्टर साहब को मैं हैंड ओवर करता हूँ कि इस बात को आगे कंटिन्यू करें और फॉर्मल इंटरेक्शन अभी थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा होगा। जी, तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली, जो कि अली अब्दुर्रहमान, जो कि इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर सर्व कर रहे हैं और ये भी 46 कॉमन से बिलोंग करते हैं और इनका एक आउटस्टैंडिंग कैरियर है, एकेडमिक कैरियर इनका। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद इन्होंने भी
मल्टीपल टाइम्स CSS और PMS को क्लियर किया और फोर्सेस कॉमन में इन्होंने ज्वाइन किया और इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में पोस्टेड हैं। हमें इस्लामुल हक मुगल ने ज्वाइन किया, ही इज आल्सो फ्रॉम फोर्सेस कॉमन। He is currently posted in Economic Affairs Division and he is looking after the affairs of World Bank. साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं फहद जावेद। Fahad Javed is from Forces Common. He is serving currently in, he is looking after the international coordination between Pakistan and multiple bilateral and multilateral donors, जहाँ पे ये एजुकेशन के अफेयर्स को देख रहे हैं। इसके साथ हमें ज्वाइन अभी शॉर्टली ज्वाइन करेंगे तौसीफ अहमद जंजुआ। ही इज करंटली पोस्टेड इन नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन में ये डॉक्टर मुहीद यूसुफ के साथ एज PRO काम कर रहे हैं एंड ही इज लुकिंग आफ्टर द affairs of national security division as far as its public relations are concerned. ये सारे ऑफिसर्स हमें मीनवाइल आपके साथ इंटरेक्ट भी करते चले जाएंगे। सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं और मैं अपनी गुफ्तगू से इस सेशन को शुरू करूंगा और उसके साथ फिर उमर फारूक और फिर दूसरे लोग आपके साथ इंटरेक्ट करते चले जाएंगे। हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि हमने CSS और PMS की तैयारी के अंदर कौन सा एज क्रिएट किया है, हम वो कौन सी ऐसी चीज ऑफर कर रहे हैं या क्यों आपको कह रहे हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए कनेक्ट हो और आपको गाइडेंस में हेल्प मिलेगी। नंबर 1, गाइडेंस क्यों जरूरी है। CSS के जो एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग ये दिमाग में बिठा लें कि गाइडेंस के बगैर जो भी काम किया जाए वो वैसे भी अधूरा रह जाता है, लेकिन इस CSS के मामले में इस गाइडेंस की अहमियत कुछ ज्यादा इस वजह से इख्तियार करके अभी आपने देखा होगा कि मशरूम ग्रोथ है एकेडमीज की, बहुत सारे लोग ऑफर कर रहे हैं गाइडेंस ट्रेनिंग्स, बहुत सारे डिफरेंट लोगों ने अपने सेटअप्स बनाए हैं, खोले हैं। गाइडेंस की जरूरत इस वजह से है कि एक अनगाइडेड जो तैयारी है, जो अनगाइडेड तरीके से की जाएगी, उसमें और गाइडेड तैयारी में जमीन और आसमान का फर्क क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह ये है कि इसके ये एक समुंदर है। जब आप सिलेबस को देखें तो उसमें आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ नॉलेज जो है वो उसका अहाता करना होगा हमें। तो जिस तरह एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा जी आपको चारों तफसीर भी पढ़नी पड़ेगी, हदीस की बुक भी पढ़नी पड़ेगी, तारीख की बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी और आपको बेशुमार तरह की जो डिक्शनरीज हैं और जो आपको लिंग्विस्टिक की बुक्स हैं वो सारी आपको टीनेसन और शेरले भी पढ़ना पड़ेगा। और तो ये गाइडेंस है जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रही है, जो कि एक जनरल परसेप्शन है लोगों का कि पता नहीं हमें इसके अंदर क्या क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप इस नॉलेज के इस समुंदर में उतरते हैं तो आप मिसगाइडेड हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हमें मिसगाइड करने वाले होते हैं जो, और फिर आप बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, फिर आप बहुत सारी बुक्स को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपना बेशुमार टाइम बर्बाद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी गेम है टाइम मैनेजमेंट की, स्किल मैनेजमेंट की, और उसको आपने एक स्मार्ट स्टडी किस तरह से करनी है। आखिर बिलाखिर ये भी एक एग्जाम है, इसकी चंद एक रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, उस रिक्वायरमेंट को बेहतर तरीके से किस तरह किया जाए ये गाइडेंस है, किस तरीके से उन रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जाए, कैसे फुलफिल किया जाए ये गाइडेंस है। और ये गाइडेंस के बगैर तैयारी में और कोई नुकसान नहीं, सिर्फ ये है कि आप जो काम आप 1 साल में 6 महीने में कर सकते हैं उस काम के लिए आप साल लगा देते हैं, अपने 3 साल 4 साल 5 साल लोग तैयारी करते रहते हैं और इन द एंड भी डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकते। गाइडेंस का मतलब यह है कि आपको बताया जाएगा कि ये चीज आप पढ़ें और ये छोड़ दें। वो जो छोड़ दें वाला पोर्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर आपको ये देखना है कि आपने क्या चीज नहीं पढ़नी। हर चीज पढ़ने लगेंगे तो आप 1 साल में या 6 माह में उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो गाइडेंस इज बेसिकली द कॉर्नरस्टोन ऑफ दिस CSS प्रिपरेशन। ठीक है, अब वो गाइडेंस ली किससे जाए। ये जो मल्टीपल एकेडमीज और मशरूम ग्रोथ हो गई है उसमें हर तरह के लोग जो हैं वो अपनी जो तबाह आजमाई कर रहे हैं, हर तरह के लोग जो हैं वो इसमें आगे हैं। इवन के वो लोग सेटअप्स बड़े बड़े रन कर रहे हैं जिनका इस CSS के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है, या जो मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करके और फिर उसमें फेल हुए और वो उसको क्लियर नहीं कर सके। तो इस तरह के लोग आप खुद बखूबी समझ सकते हैं कि वो आपको या किसी दूसरे एस्पिरेंट को गाइड किया करेंगे जो कि खुद उस मैदान के अंदर नहीं उतरे या उसके अंदर वो उतर के नाकामी के शिकार हुए एक लिहाज से। तो आपने पहली बात ये ज़हन में रखनी है कि गाइडेंस हमेशा उस शख्स से लेनी है कि जो खुद कामयाब हुआ, जो खुद उस इम्तिहान में से निकला। और अगली बात ये कि हमने इस चीज का खास ख्याल रखा है कि हमने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया हमने इसी चीज का खास ख्याल रखा कि ये जो कारोबारी माइंडसेट के लोग आ जाते हैं, जो डिफरेंट माइंडसेट के लोग आके इस प्योरली एक नॉलेज एक्सरसाइज के अंदर, एक नॉलेज प्रोसेस के अंदर और एक थॉट प्रोसेस के अंदर
आके लोगों को एक्सप्लॉइट करके और अपनी दुकानदारी चमकाते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाए और उसके बारे में आपको होशियार किया जाए। हमने अपनी एडवर्टाइजमेंट में अपनी फैकल्टी को जब आपको इंट्रोड्यूस करवाया तो आपने देखा होगा कि देयर आर लॉट ऑफ ऑफिसर्स। उसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ना वो कोई प्राउड है इस चीज पे या अपने आप को बोस्ट ऑफ कर रहे हैं या अपने आप को वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, एज अ कमर्शियल एंटिटी यूज कर रहे हैं, ऐसा मकसद नहीं है। मकसद ये बताना था आपको कि व्हेन अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स आर देयर इन अ सेटअप, तो वो कोई ना कोई आपको अपने एक्सपीरियंसेस की रोशनी में गाइड करेंगे। वो इस प्रोसेस से गुजर चुके हुए हैं और वो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद सक्सेसफुली एलोकेट भी हुए हैं। तो इस एक्सरसाइज से चूंकि वो खुद गुजरे हैं, लिहाजा वो दे आर इन अ बेटर पोजीशन कि वो आपको गाइड कर सकें। ये बताना मकसद था कि आप जो बाजार के अंदर बेशुमार एकेडमीज और बेशुमार लोग बैठ गए हैं आके और इसको एज अ बिजनेस उन्होंने रन करना शुरू कर दिया है, उनसे आप थोड़ा सा होशियार हो जाएं। अभी शायद हमारे साथ अहमद मुगीस भी होंगे, मैं इनका आपको वाकया बता देता हूँ। इनको जब ये पता लगा कि एग्जाम अनाउंस हुआ, इन्होंने एग्जाम दिया, ही वाज अनफॉर्चुनेट, सेकंड टाइम ही वाज अनफॉर्चुनेट। जब इनको ये पता लगा कि गाइडेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो इन्होंने गाइडेंस को जिस तरह से सीख किया वो वाकई कमेंडेबल है। ही वुड फॉलो द टीचर्स, वो टीचर्स को अच्छे उनको फॉलो करते थे और उनसे जाके रिक्वेस्ट करके टाइम लेते थे, ठीक है। और वो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को गाइडेंस सीख करने के पीछे लगाया और फिर गाइडेड तैयारी की। मेरे पास हम उस वक्त जो लोवा वाले हैं ये और मैं, हम उस वक्त फैसलाबाद में एक उस वक्त सेटअप के अंदर थे। तो अहमद मुगीस वुड कम टू अस, ठीक है, और उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह गाइडेंस चाहिए आपकी और मैंने कुछ लिखूंगा वो आप चेक करेंगे। तो ही वॉज वेरी मोटिवेटेड, ठीक है, और इतने मोटिवेटेड थे कि हमारा सेशन नहीं था, हमारे पास कोई ना स्टूडेंट थे ना हमारा मूड ही था सेशन चलाने का, लेकिन उन्होंने हमें फोर्स किया कि नहीं, मैं आपसे ही गाइडेंस लूंगा और आप ही मुझे प्रिपेयर करवाएंगे और ये मैं लिखूंगा और आप इसको चेक करेंगे। और आप, तो मैं उसके साथ मैंने कुछ 20 से 25 के करीब जो पेपर हैं वो एक्सक्लूसिवली उनके और एक दो खवातीन थी उनके मैंने असेस किए। और उस असेसमेंट का ये नतीजा हुआ कि आफ्टर अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन ही वाज फाइन ट्यून्ड। इतने फाइन ट्यून हो गए कि मैंने उनको कहा कि बिलीव मी, मैं आपके साथ कोई वो गलत बयानी यानी फ्रैंकली आपके साथ बात कर रहा हूँ, कि मैंने अहमद मुगीस को ये कहा कि मैंने कहा यार, यू डू नॉट नीड टू वरी at any cost, you are already allocated, just hold on your nerves। आप सिर्फ और सिर्फ पेपर में जाएं बहादुरी के साथ, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, मैंने देख लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने फाइन ट्यून हो गए हैं कि और आप हैरान रह जाएंगे कि अहमद मुगीस गॉट एलोकेशन इन DMG, पास में एलोकेट हुआ, 10th पोजीशन हासिल की, ठीक है। और वो सारी की सारी जो उन्होंने गाइडेंस सीखी और जो उन्होंने उसमें मेहनत की और उनको जिसने ये बात समझाई कि आपको गाइडेड तैयारी करनी है और आपको उन टीचर्स को ढूंढना है जिन्होंने जो ये इस प्रोसेस में हैं, जिन्होंने इसको खुद किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सक्सेस स्टोरी बन गई, ठीक है। इस तरह मल्टीपल और लोगों की स्टोरीज हैं। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को ना, जिस भी प्लेटफॉर्म को आप देख रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि वहां पे जो लोग गाइडेंस दे रहे हैं उनका अपना क्या स्टेटस है, वो खुद कौन है, वो खुद किस लेवल के ऊपर हैं और क्या वो खुद भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं या नहीं गुजरे। तो ये एक मेरा टेक अवे मैसेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमर फारूक से कि वो थोड़ा सा आपको बताएं मजीद इस हवाले से, स्ट्रेटेजी के हवाले से। जी, दोबारा वेलकम आप लोगों को। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि रहनुमाई और गाइडेंस के अलावा मैं समझता हूँ कि इंसान की अपनी ओपिनियन जो है वो हाफ बिल्ट होती है। मैं अगर समराइज करूँ सारी बातों को तो CSS के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि CSS इज बेसिकली अ कंपटीशन ऑफ ओपिनियंस। और जब आप लोग खुद पढ़ते हैं और खुद चीजें सीख कर रहे होते हैं तो अपनी एक ओपिनियन बना रहे होते हैं हर इशू के ऊपर, चाहे वो नेशनल है या इंटरनेशनल है। लेकिन अगर आप यही प्रोसेस करते हैं लेकिन साथ आप गाइडेंस भी लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप लोग वहां से अपनी ओपिनियन मेकिंग शुरू करते हैं जहां आपके टीचर की ओपिनियन मेकिंग खत्म हो जाती है। जहां टीचर आपको पहुंचाता है उससे अगला स्टेप आप खुद उठाते हैं। मैं समझता हूं कि इस स्टेज पे पहुंचना ही एक्चुअली कंपटीशन ऑफ ओपिनियंस में फॉल करने के मुतरादिफ है। और दूसरी बात
जिस तरह डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि ज्यादातर लोग जो हैं वो बिगिनर्स हैं आप में से, तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक दो बातें जो है ना वो इंतहाई जरूरी हैं, जिनको आपने हमेशा मद्देनजर रखना है और कभी भी उनसे रूगर्दानी नहीं करनी है, आपने उनको इग्नोर नहीं करना। पहली चीज ये है कि जब से आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करें, अपनी प्रेपरेशन में न्यूज़पेपर को एक पिवटल इंपॉर्टेंस दें, एक प्राइम इंपॉर्टेंस देके चलें। आप चाहे ब्रेकफास्ट करें या ना करें, न्यूज़पेपर आपके टेबल पे लाजमी होना चाहिए। और यकीनन ये एक मेरा ख्याल में बोरिंग अमल भी हो सकता है ज्यादातर लोगों के लिए, चूंकि अखबार पढ़ना कंसंट्रेशन के साथ ये काफी एक मुश्किल काम भी है, लेकिन मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर सकता हूँ कि जब आप लोग 1 से 2 महीने मुसलसल इस एक्सरसाइज से गुजरेंगे न्यूज़पेपर वाली, तो आपकी इतनी अच्छी हैबिट बन चुकी होगी कि दैट विल बी अ चाइल्ड्स प्ले फॉर यू पीपल, कि आपको अखबार पढ़ना एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और आपको इसी चीज में बेहतर फील होना शुरू हो जाएगा। जैसे सपोज जो बिगिनर्स हैं पहले दिन शुरू करते ही डॉन न्यूज़पेपर उन्होंने उठाया और शायद एक आर्टिकल भी ना पढ़ पाए हों, शायद उसमें कुछ ऐसे इडियम्स हों जो उनकी समझ से बालातर हों, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कैब इस तरह की हो जो उनको समझ ना आई हो, और ये पूरे का पूरा अमल जो है वो उनके लिए एक मुश्किल का बायस हो। लेकिन आपने इस चीज से बोर होके इसको छोड़ना नहीं है, आपने न्यूज़पेपर को अपनी हैबिट बनानी है। और न्यूज़पेपर मैं समझता हूँ जाती तौर पर, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि अगर आप कोई किताब भी ना पढ़ें CSS की, यानी 12 पेपर्स यू पीपल आर लायबल टू अटेम्प्ट, बट इफ यू हैवंट रीड इवन अ सिंगल बुक बट यू हैव वेरी गुड रिलेशन विद द न्यूज़पेपर, मैं समझता हूं कि आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ न्यूज़पेपर ही आपको CSS से गुजार सकता है और कामयाबी दिलवा सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि किताबें पढ़ना अच्छी बात है, आपको नॉलेज मिलता है, चूंकि CSS में आने वाले सारे लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि these must be the scholarly persons, they must have an understanding of the Pakistan as well as the world at the level of scholarly mind। तो मैं ये समझता हूं कि पहली हैबिट जो आप लोगों ने अपने पल्ले बांध लेनी है और इस चीज को कभी भी इग्नोर नहीं करना और लाइट नहीं लेना, दैट इज न्यूज़पेपर। और डॉन न्यूज़ में आपको रिकमेंड करूंगा, और इसके अलावा अगर दी नेशंस है आपके पास, दी ट्राइब्यून है, या इसके अलावा भी कोई अखबार आपकी नजर से गुजरता है तो वो जरूर पढ़ें आप। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डॉन न्यूज़। उसकी चंद एविडेंसेस मैं आपके सामने पेश करता हूं। जैसे आपका सबसे पहला पेपर इंग्लिश एसे का, इंग्लिश एसे में जो चीज देखी जाती है वो ये नहीं होती कि आपकी ओपिनियन मैच करती है एग्जामिनर के साथ या नहीं, बल्कि ये देखा जाता है कि हाउ नीट योर एक्सप्रेशन इज, कि आपका लिखने का अंदाज कितना खूबसूरत है, आप अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और मैं समझता हूं कि ये चीज या ये स्किल है एक जो आप लोगों के अंदर होना चाहिए। और इस स्किल को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपने अपना एक एक्सपेक्टेशन लेवल, अपना एक थ्रेशोल्ड सेट करना है कि मैं ऐसा लिखूं या मैं ऐसा बनूं। तो डॉन न्यूज़पेपर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी एक्सप्रेशन के साथ, और आपकी सबकॉन्शियस में एक स्ट्राइव शुरू हो जाएगी। यू विल स्टार्ट अ स्ट्रगल। आपको इंटेंट आपको विजिबल नहीं होगा, आप शायद अल्फाज में उसको ढाल भी नहीं पा रहे होंगे, लेकिन एक सबकॉन्शियस में ये बात आपके चल रही होगी कि आई वांट टू राइट एट द सेम लेवल ऑफ द न्यूज़पेपर। ये मैं पूरे वसूख से ये बात कर रहा हूँ
कि आप लोग अगर न्यूज़पेपर को अपनी हैबिट बना लेंगे तो आप में ये विश पैदा हो जाएगी कि आप लोग भी ऐसा ही लिखें जैसा न्यूज़पेपर में लिखा होता है। और आपसे एक्सपेक्ट भी सीएसएस में यही किया जाता है कि आप इस लेवल का लिखें जिस लेवल का न्यूज़पेपर में लिखा जाता है, वो चाहे डॉन न्यूज हो, चाहे दी नेशंस हो, या उसके अलावा कोई अंग्रेजी का अखबार। पहली बात। अब एक्सप्रेशन आप पहले नंबर पे सीखेंगे न्यूज़पेपर से, लेकिन आपको इस बात का अच्छे तरीके से अदराक भी होगा, आप जानते भी होंगे कि आप अपने एक्सप्रेशन का गोल सिर्फ रीडिंग से अचीव नहीं कर सकते। हाँ, आप एक टारगेट जरूर सेट कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड लेवल आप एक डिफाइन कर सकते हैं कि आप आई वांट टू राइट द सेम एक्सप्रेशन व्हिच इज पोर्ट्रेड बाय द न्यूज़पेपर्स। दिस माइट बी योर गोल, योर टारगेट। लेकिन ये पढ़ने से किसी हद तक आप अचीव कर पाते हैं। मुकम्मल तौर पर इस टारगेट में, अपने इस ऑब्जेक्टिव में कामयाब होने के लिए you have to make mimicry of that newspaper। आपको उसकी नकल उतारनी है। एक्चुअली परफेक्ट होने के लिए आपने उसकी नकल उतारनी है, और नकल उतारने से मेरी मुराद ये है कि आप वैसा लिखने की कोशिश करें, या दूसरे अल्फाज में मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा कि आप एक तरफ से पढ़ के अपना ऑब्जेक्टिव सेट करें न्यूज़पेपर रीडिंग से, और दूसरा खुद लिख लिख के उसके साथ मैच करें या कंपीट करवाएं। Are you getting my point? I hope you are getting। आप लोग लिखने से फिर कंपटीशन करवाएं अपनी राइटिंग का न्यूज़पेपर की राइटिंग के साथ। तो ये कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, हार्डली ये आपका आधा घंटा लगेगा। आप डेली का एक पेज जरूर लिखेंगे। जो लोग इस सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए दूसरी बात जो मैंने की है, पहली बात ये कि न्यूज़पेपर आपने रोज पढ़ना है, चाहे आपकी कोर्स बुक्स पीछे जा रही हो। आप ये ना सोचें कि आपने कोर्स कवर करना है। हाँ, कोर्स कवर करना कुछ लोगों के लिए बड़ा अहम हो सकता है कि हमने पूरा कोर्स एकेडमी में पढ़ना भी है और पूरा कोर्स कवर भी करना है, लेकिन मेरे नजदीक ये सब कुछ नहीं है। मेरे नजदीक ये है कि आपका कोर्स बुक्स बेशक पीछे जा रही हो, लेकिन आपने न्यूज़पेपर के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना। शुरू में आपको 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे, उसका मैं एक वे आउट बताऊंगा कि आप इस बोरिंग फेज से बाहर कैसे आएंगे। यकीनन ये थोड़ा आपके लिए बोरिंग अमल होगा न्यूज़पेपर पढ़ने का स्टार्ट पे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन यू विल हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, देन इट विल मेक अ टेस्ट फॉर यू, यानी यू विल बिल्ड योर टेस्ट विद द न्यूज़पेपर। दूसरी बात जो मैंने की, आधा घंटा हर स्टूडेंट ने लिखना है, चूंकि आप लोग आगे जाके ऑफिसर्स बनने वाले हैं और यकीनन आपने पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है, और आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि योर कम्युनिकेशन स्किल्स भी शुड बी एट द लेवल ऑफ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। यानी आपने इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में अपनी राइटिंग को लेके आना है, यानी आप यकीनन कम्युनिकेट करेंगे इंटरनेशनल बॉडीज के साथ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, और इसी तरीके से दूसरी हुकूमतों के साथ या दूसरे ममालिक की गवर्नमेंट्स के साथ। तो इसके लिए आपको दूसरी हैबिट जो अपनानी है वो है लिखने की, और लिखना भी आपकी जिंदगी में उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना जरूरी है। और लिखने के लिए आपने ज्यादातर लोगों को मसला ये आता है कि क्या लिखें। मैं उसकी एक छोटी सी आपको टिप दे के आगे चलूंगा। वो ये है कि आपने अपने डेली की सारे काम लिखने हैं शुरू में, यानी व्हाट आई हैव डिड सिंस मॉर्निंग, शाम को ये बात लिखें आप आधे घंटे में। आप अपने एक रजिस्टर ले लें, एक पेज डेली का लिखें। जब आप इस बात से उकता जाएं कि आप रोजाना अपनी ही रूटीन लिख रहे हैं, तो फिर अपने इर्द गिर्द देखना शुरू कर दें, अपनी सोसाइटी को देखें, सोसाइटी के इश्यूज को देखें। आपको हजारों इश्यूज नजर आएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान इज स्ट्रैंगल्ड बाय द इश्यूज, ये एक हकीकत है। आपको हेल्थ में इश्यूज नजर आएंगे, आपको एजुकेशन में इश्यूज नजर आएंगे, आपको सैनिटेशन के इश्यूज नजर आएंगे। इवन यहाँ के जो लोग रूरल बैकग्राउंड से हैं, उन लोगों को शायद अपने इलाकों में ग्रेवयार्ड्स के इश्यूज नजर आए, शायद उनको रोड्स के इश्यूज नजर आए, उनको जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसके इश्यूज नजर आए, बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ के इश्यूज नजर आए,
वुमेन हेल्थ के इश्यूज नजर आए, इस तरह के बेशुमार इश्यूज आपको नजर आएंगे। आप चाहे अच्छा लिखते हो या बुरा, इससे कता नजर आपने डेली एक पेज लिखना है, लिखना है, लिखना है। और ये इतना ही आपकी जिंदगी में जरूरी है जितना आपके लिए जिंदा रहने के लिए खुराक जरूरी है। डोंट माइंड प्लीज। अच्छा, तो दूसरी बात वो लिखने की, पहली बात होगी रीडिंग की, दूसरी होगी राइटिंग की। ये दो हैबिट्स आपने कभी भी नहीं छोड़नी। और अगर मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप में से अगर हर बंदा ये एक्सरसाइज 3 महीने मुसलसल करे तो वो दूसरे लोगों से लीड ले जाएगा। ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो दूसरों अपने कंपेटिटर्स के साथ आगे निकल जाएगा। चूंकि मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करूंगा, चूंकि हमारे दूसरे गेस्ट स्पीकर्स भी हैं और हमारे दोस्त अहबाब और भी मौजूद हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे। और इसके बाद अगर टाइम बचा तो मैं अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगा, आप लोगों के साथ दोबारा इंटरेक्शन होगा। यकीनन आपको जिस जगह से स्टार्ट करवाना है वो बड़ा जरूरी है। फाउंडेशन जो है इमारत की वो हमने अच्छी बनानी है और इसके लिए अच्छी बातें ही बड़ी जरूरी हैं। तो अब मैं अली अब्दुर्रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपना इंट्रोडक्शन भी करवाएं और हमारे मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। अली साहब के आने से पहले मैं 1 मिनट लूंगा। उमर फारूक साहब इज अ बैकबोन। जैसे मैंने पहले बताया कि ये हमारी जो टीचिंग लाइन है उसकी बैकबोन है। जो ये बातें आपको बताएंगे उनको तो आपने पल्ले से बांध के मनवान उनके ऊपर अमल करना है, क्योंकि ये रिनाउंड हैं। ये खुद मल्टीपल टाइम्स इन्होंने खुद किया। फिर लास्ट टाइम हमने फीडबैक कंडक्ट कराया अपने आखिरी सेशन से और फीडबैक में ही गॉट 12 आउट ऑफ 12। ये हमारे वाइट टीचर थे, सेकंड नंबर मेरा था, फर्स्ट नंबर इनका था। ठीक है, तो इस वजह से इनके साथ आपका सेशन पूरे सेशन में ये आपके हमारे साथ रहेंगे। तो बाकी टीचर्स जो हैं वो मैं 5-5 मिनट 6-6 मिनट के लिए, वो 10 मिनट के लिए ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारे साथ हैं अली अब्दुर्रहमान। इनके इंट्रोडक्शन मैं करवा चुका हूँ। ये 5 से 10 मिनट आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। आप बेटे में अली भाई, तो ये 5 से 10 मिनट। इनकी क्वालिटी ये है कि ये एक प्रोफाउंड ग्रेजुएट हैं, जिसको कहना चाहिए कि नॉलेज वाइज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वहां से ग्रेजुएट हैं और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में पोस्टेड हैं। अली अस्सलामुअलैकुम जी। डॉक्टर साहब हैज बीन वेरी काइंड और बड़ा जेनरस इंट्रोडक्शन इन्होंने कराया है। और अभी उमर साहब आपके साथ गुफ्तगू कर रहे थे और वैसे उमर साहब की गुफ्तगू के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बात करने को रहती है, बिकॉज ही हैज़ बीन अ मेंटोर। जब से इनके साथ हमारी मुलाकात हुई है और पिछले 2 साल से इनका साथ है, एंड आई हैव फाउंड हिम टू बी एन एक्सीलेंट टीचर एंड एक्सीलेंट फ्रेंड। और इंशाल्लाह जब आप लोग हमारे साथ आगे चलेंगे तो आप इनको बहुत अच्छा पाएंगे, बोथ इन टर्म्स ऑफ एन इंटेलेक्चुअल एंड ऑल्सो एज अ टीचर। तो जहाँ तक मेरी बात है जी, तो 40वें कॉमन से ताल्लुक़ है मेरा और आजकल वज़ारत कानून इंसाफ में पोस्टेड हूँ मैं। और आज आप लोगों के साथ इट्स एन ऑनर कि आपके साथ बात करने का मौका मिला है। तो बहुत से सवाल एड्रेस हो चुके हैं। मेनली डेफिनेटली आप सब लोग जो हैं वो CSS के एस्पिरेंट्स हैं। तो एक बड़ा बेसिक सा सवाल है कि आप व्हाई शुड एनीबॉडी गो फॉर CSS इस मुल्क में। तो देखिए, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज इस मुल्क की जो है वो प्रीमियर सर्विस है। और इसके बाद आई होप कि जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो सब आप लोगों के क्लियर होंगे कि ये इम्तिहान क्लियर करने के बाद आपको 12 सर्विस ग्रुप्स हैं, आपकी मार्क्स की बुनियाद पर जो है और आपकी ज़ाहिर है अपनी प्रेफरेंस की बुनियाद पर आपको उन 12 में से किसी ग्रुप में एलोकेशन दे दी जाएगी। और आप जिस भी ग्रुप में जाएंगे आप एक ऐसी पोजीशन में होंगे जहाँ पे आप अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं और अपने जो पर्सनल गोल्स हैं, आपके जो एम्बिशंस हैं, उनको भी फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा लाउड होना पड़ेगा, तो आई ट्राई कि मेरी आवाज़ जो है आई होप आप सब लोगों तक पहुँच रही होगी। तो जनाब, बात हो रही थी CSS के हवाले से कि क्यों CSS करना चाहिए। तो मुल्क की प्रीमियर में मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर कोई सर्विस हो सकती है और ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है कि जहाँ पर जाके आप ना सिर्फ अपनी सलाहियतें मनवा सकते हैं बल्कि मुल्क की खिदमत भी साथ साथ कर सकते हैं। तो उसके बाद अगला सवाल बुनियादी तौर पे ये आता है कि ये CSS कैसे किया जाए। तो जैसे डॉक्टर नईम साहब ने और उमर भाई ने और बाकी जो मेरे दोस्त आएंगे बाद में आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। तो देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड इन दिस जर्नी इज अ डायरेक्शन। ठीक है,
CSS की तैयारी फ्रैंकली अगर आप पूछें तो आपकी तैयारी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन आपने स्कूल में पहला कदम रखा था। अब जिस चीज की आपको जरूरत है वो ये है कि जो नॉलेज आप पिछले 16 साल की एजुकेशन है आपकी, 14 साल की है, किसी की 18 की है, 15, जितनी भी साल की आपकी एजुकेशन है, उस जो नॉलेज आपने हासिल की है उस तमाम सफर में हमारा मकसद ये है कि उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज किया जाए और वो ऑर्गेनाइज करने के बाद एक तरह की डायरेक्शन दी जाए आपको। देखिए CSS कोई डिग्री लेवल का एग्जामिनेशन, मतलब उस तरह की सूरत हाल तो है नहीं कि इसके क्लियर होने के बाद आपको कोई डिग्री दे दी जाएगी या उस तरह की कोई सिचुएशन होगी। द फंडामेंटल थिंग इज दैट यू हैव टू क्लियर इट एंड इट्स अ कम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, बहुत से लोग हैं, कम से कम लास्ट टाइम भी 35-40 हज़ार की अब तो नॉर्मल सी स्ट्रेंथ है, बिकॉज मुल्क के हालात आपको अंदाजा है कि किस तरह। तो द पॉइंट इज कि हम आप लोगों को जो कुछ हमने सीखा है, हमारा एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है। हम 7-8 लोग हैं, तो 7-8 ब्रेन्स आप समझ लें कि आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने की, जो गलतियां हमने की या जो कामयाबियां हमने समेटी, वो सब की रोशनी में जो कुछ हमने लर्न किया, हमारी पूरी कोशिश होगी कि नेक नियति के साथ आप तक वो चीज़ें मुंतकिल की जाएं। और आई बिलीव कि हमारा जो ये कम्युलेटिव एक्सपीरियंस है हम सब लोगों का, इससे पहले भी जैसे डॉक्टर साहब थे, he was a thorough professional even before he joined the service. Umar Farooq साहब was doing his own business and before that he had a job. मैं खुद जो था वो प्रैक्टिस कर रहा था CSS क्लियर करने से पहले, और बाकी अब आप जितने भी हैं, we have a lot of practical and as well as academic experience जितना भी हम लोगों का है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी, हत्तल मकदूर कोशिश होगी कि आप लोगों तक वो चीज़ नेक नियति के साथ मुंतकिल की जाए। और स्पून फीडिंग जाहिर है इस लेवल पर आकर बिल्कुल नहीं की जा सकती है, और ना ही किसी को ये तवक्को करनी चाहिए कि उस लेवल पर जाके हम आप लोगों के साथ कर सकेंगे। बट स्टिल जो डायरेक्शन या जो सिमत हम समझते हैं कि आपकी कामयाबी के लिए ज़रूरी है, वो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको उस सिमत में लगाया जाए, और हम अपनी पूरी एफर्ट करेंगे कि जो है विल गो आउट ऑफ आवर वे कि आप लोगों की हर सूरत, ज़ाहिर है आप में से कोई somebody would be more driven than others, लेकिन अब अगर आज आप लोगों ने इतनी हिम्मत की है कि you are in front of us, तो I'm sure कि everybody is equally driven. तो I hope कि this will go further, और हमारा और आपका जो ये साथ है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा throughout these 6 और जितना भी कोर्स की ड्यूरेशन है। एंड विद दैट आई वुड हैंड ओवर टू डॉक्टर नईम नवाज साहब, बिकॉज यही कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में आपको कही जानी चाहिए थी। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच अली भाई। अगले हमें ज्वाइन किया हुआ है तौसीफ अहमद जंजुआ ने। उनको बुलाने से पहले सिर्फ 2-3 मैं बातें कर दूं। एक तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि शायद ये लाइव सेशन नहीं है। मुझे बड़ी हैरत हो रही है ये बात सुन के। वो कह रहे हैं कि जी ये लाइव सेशन नहीं है। तो मेरी ये इतनी बात करने से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये एक लाइव सेशन है। प्लस आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे सामने आ रहे हैं। वो सिर्फ हम उनको क्वेश्चंस को भी एड्रेस इसलिए नहीं करना चाह रहे कि वो एक लंबी लिस्ट है। उसको एंड पे अगर हमारे पास टाइम बचता है तो जिनके क्वेश्चंस होंगे दे विल स्टे, और अदर्स जो हैं दे कुड लीव। हमारे पास इसमें इस वक्त कैपेसिटी 100 पीपल की है ज्वाइन करने की। अनफॉर्चुनेटली हमारी कैपेसिटी फुल हो चुकी हुई है, और 96, 98, 99 इतने हैं, और वेटिंग लिस्ट में इतने ज्यादा लोग हैं। मैं उमैर भाई से और सामा से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो वेटिंग में लोग हैं उनसे अगर हम किसी तरह कनेक्ट करके उनको ये बता सकें कि प्रोबेबली हम उनके लिए एक नया सेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं सेमिनार का, क्योंकि उनकी तादाद अच्छी खासी हैंडसम है और हमारे पास 100 की लिमिट है। सलमान खालिद पाकिस्तान रेलवेज के ऑफिसर हैं, इन्होंने हमें फैसलाबाद से ज्वाइन किया है। उनका भी आपके साथ अभी हम शॉर्ट से इंटरेक्शन करवाएंगे। प्रोबेबली उनकी थोड़ी सी कोई कनेक्टिविटी। जी हमें ये सलमान खालिद, आप हमें सुन पा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम फैसलाबाद। मैं इनको सलमान को अनम्यूट कर दूं बिकॉज ही इज वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, और फिर हम तौसीफ जंजुआ के साथ आपका इंटरेक्शन करवाते हैं। जी सलमान ने हमें ज्वाइन किया है। प्रोबेबली ये अभी आपको विजिबल भी होंगे स्क्रीन पे। जी सलमान, हाउ आर यू? आपको
लोग आपको देख पा रहे हैं, और काइंडली अगर आप अपने आप को अनम्यूट करें। कोई देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच, अभी हम ट्राई करते हैं कि इनको हम अनम्यूट कर सकें, और मीनवाइल अभी हम ट्राई करते हैं कि इनको हम अनम्यूट कर सकें। मीनवाइल लोगों ने पूछा, बहुत ज्यादा लोग उमर साहब के बारे में एंथुसियास्टिक हैं कि उमर साहब हमें क्या पढ़ाएंगे। उमर साहब लास्ट टाइम पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स ये टीच कर रहे थे। इस दफा भी उनसे हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि पाकिस्तान अफेयर्स का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है ये ग्रेट कमांड हो, और ये जिस तरीके से कवर कराएंगे इंशाल्लाह वो खुद आप देखेंगे। कल और परसों इन्हीं के हम कुछ लेक्चर्स भी रखेंगे, जो ट्रायल हमारा सेशन है उसमें मैं इनवाइट करूंगा तौसीफ अहमद जंजुआ को, जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर वहां से स्पेशल आए हैं और नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन में पोस्टेड हैं। ही इज करंटली अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन, डॉक्टर मुईद यूसुफ के साथ हैं। जी तौसीफ अहमद जंजुआ, थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आज के सेमिनार के अंदर। आज हमने आपको सेमिनार के लिए दावत दी थी, वो हमने इसलिए दी थी ताकि हम आपको अपना इंट्रोडक्शन दे सकें और आपको एक वे फॉरवर्ड दे सकें कि हम किस तरह आगे चलेंगे, और आप लोगों को भी थोड़ा एक ओरिएंटेशन हो जाए इससे पहले कि हम सीधा डाइव इन करें कि हम करेंगे क्या प्लान ऑफ एक्शन और हमारा फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है। अच्छा, जो CSS का असल में बेसिकली एग्जाम है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम है, और कम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिकली आप एक दूसरे के साथ compete कर रहे होते हो और देख रहे होते जो कंपटीशन का जो रिजल्ट है वो ये है कि कौन इस एग्जाम के अंदर ज्यादा मार्क्स ले सकता है। और ये सारी चीजें जो ड्राइव करती हैं वो इस बेसिक जो ड्राइव करती हैं वो ये है कि आपकी गाइडेंस कैसी है। CSS के एग्जाम जो लोग देते हैं वो ज्यादातर सारे मेहनत करते हैं, सारे लोग तैयारी करते हैं, मगर एक जो एलिमेंट है वो जो बेसिक है वो ये है कि आपने किस चीज पे मेहनत करनी है और किस चीज पे जोर देना है। और नंबर 2 एक जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कुछ स्किल सेट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं CSS के आपको पास करने के लिए। उसमें एनालिटिकल स्किल्स, उसमें किस तरह आंसर करना है, किस तरह उसकी स्ट्रेटजी है जो कि आपने किस तरह अपने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, किस तरह आपने अटेम्प्ट करना है आंसर, किस तरह उसके लिए आपको तैयारी करनी है, इस तरह की बेतहाशा चीजें। और वो हम आपको इसके ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि जो आप एफर्ट करें जो CSS आ रहा है फरवरी के अंदर, उसके अंदर उससे पहले आप उसी तरह से फोकस्ड हों, उसी डायरेक्शन में मेहनत करें जिसमें आपको कामयाबी हासिल हो सके। तो बेसिकली जो ओवरऑल ये है कि हमारा जो आपको मकसद है वो है गाइडेंस का, और वो गाइडेंस ऐसी कि जो आपको इस कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आगे बढ़ने के लिए हेल्पफुल हो और आपको मदद हासिल हो। इसके अलावा जो हम सारी एकेडमी में आप लोगों के सामने आ रहे हैं, हम सारे CSS क्वालिफाइड हैं, तो बेसिकली जो हम लोग एडवाइस देंगे इट वुड बी मच बेटर देन द एडवाइस फ्रॉम समवन एल्स, क्योंकि हम बेसिकली आपको एडवाइस देंगे फ्रॉम CSS पॉइंट ऑफ व्यू। CSS का जो एग्जाम है वो आपके बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री से बहुत ज्यादा फर्क है। आपने देखा होगा कि किसी बंदे ने मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री की हुई किसी सब्जेक्ट के अंदर, मगर वो CSS के एग्जाम के अंदर फेल हो रहा होता है, और वो उसकी रीजन ये है कि उसका जो CSS के एग्जाम है या जो उसके सब्जेक्ट्स हैं उसको अप्रोच करने का तरीका डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर के अंदर हम आपको इस तरह लेके चलेंगे कि आपका जो हमारा जो एंड गोल है कि आप लोग सब के सब CSS क्लियर करें, CSS में सक्सेसफुल हों और आप कामयाब हों। तो इंशाल्लाह ताला हमारा ये सफर आपके हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच तौसीफ अहमद जंजुआ हमारे साथ थे। कुछ एक तो मैं क्वेश्चंस को आपको एड्रेस कर देता हूं जो आपके बार बार बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। हम अगले 3 दिन तक यानी कल परसों और फ्राइडे तक हम जो है वो ट्रायल क्लासेस होंगी हमारी, ठीक है। जाहिर है एक सेमिनार सफिशिएंट नहीं है कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि आप हम क्या ऑफर करने वाले हैं। उन ट्रायल क्लासेस में हम कोशिश करेंगे डिफरेंट टीचर्स आपको जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स के ऊपर पढ़ाएं, तो वो उससे आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से सेशन को लेके चलने वाले हैं। प्लस आपको ये भी विजिबिलिटी हो जाएगी कि जो टीचर्स हैं उनका अपना डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उनका अपनी जो नॉलेज बेस है वो कैसी है। एक तो हम ये करेंगे। दूसरा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप लोग पूछ रहे हैं कि हम ये लेक्चर्स जो हैं ये किस तरह डिलीवर करेंगे। आप इस बारे में बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं।
ये जो ऑनलाइन जो अब ये कनेक्टिविटी के जो अब आगे हैं गैजेट्स आ गए, जैसे ये जूम है, डिफरेंट हैं, अब यही नॉर्म है, दिस इज द न्यू नॉर्म। इवन के हम लास्ट ईयर और उससे पिछले साल भी हम इसी मेथड को अडॉप्ट कर रहे थे, जबकि डिफरेंट एकेडमीज खचाखच स्टूडेंट से भरी हुई थी। हमने इस मेथड को इस वजह से अडॉप्ट किया था कि हम वी आर एक्चुअली इन इस्लामाबाद ना, तो इस्लामाबाद में डिफरेंट एरियाज के, रिमोट एरियाज के लोग आते हैं और स्टे करते हैं। बड़ी बड़ी उनको अमाउंट्स पे करनी पड़ती हैं, हॉस्टल के चार्जेस हैं, फिर घर से दूर रहना, यहाँ पे सफर के खर्चात हैं, फिर वो एकेडमीज के अंदर बड़ी बड़ी फीसेस पे कर रहे होते थे। तो हमने ये सोचा था कि हम उन स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे जो कि वो एकेडमीज के अंदर उनको मिल रहा है, वो उनको हम उनके एट द डोर स्टेप उनको घर में प्रोवाइड करेंगे जस्ट बाय अ लिंक। यही जूम का लिंक है, इसी तरह आप ज्वाइन करेंगे। आज इसके अंदर वो फीचर्स हम नहीं ओपन कर रहे। आप देखें इसमें व्हाइट बोर्ड का भी फीचर है, जिसके ऊपर आपको हम लिख के सारा कुछ कन्वे कर सकते हैं। इसमें पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हैं, इवन के एक फिजिकल व्हाइट बोर्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। प्लस हमारे बैकग्राउंड में ये जो आप स्मार्ट टीवी देख रहे हैं, इसके ऊपर हम प्रेजेंटेशंस को, ड्राइंग्स को, फिगर्स को प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट मोड्स हम अडॉप्ट करेंगे और यू विल नेवर फील कि आप एक फिजिकल क्लासरूम में नहीं है, ठीक है। बल्कि मैं कहता हूँ कि आपको शायद उससे बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। यहीं से हम करेंगे, हमारी वेब बेस होगी, उसके साथ हम आपको जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जो आप में से सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको हम खुद पिन पॉइंट करेंगे। आप यकीन माने कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं उनके बारे में टीचर खुद कंसर्न होते हैं कि अच्छा ये हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, ये हमारे साथ तैयारी करें और फिर यही जाके हमारे लिए दूसरे लोगों को बताएंगे और दूसरे लोगों को बताएंगे, और जब ये खुद सक्सेसफुल होंगे तो जाहिर बात है कि वो हमारी एक उसमें फ्रेटर्निटी का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे उनको हम खुद कनेक्ट रखेंगे अपने साथ, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स भी बनाएंगे। आज अनफॉर्चुनेटली 100 की लिमिट अचीव हो गई हमारी और बहुत सारे लोगों को वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, वेट करना पड़ रहा है। अभी हमारे साथ फाज जावेद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया हुआ है, ठीक है। वो ब्रीफ एक सेशन उनके साथ हम करेंगे, ठीक है। सलमान खालिद को अनम्यूट करने की हम ट्राई कर रहे हैं, मीनवाइल वो हो जाए। शहजाद शाही हमारे एक बड़ा वाइटल पार्ट है, हमारी जो टीचिंग फैकल्टी है उसका बड़ा वाइटल पार्ट है। तो शहजाद शाही खुद एक जो सक्सेस फिगर है, जिस तरह उमर साहब और तौसीफ जंजुआ एक सक्सेस स्टोरी है, तो शहजाद शाही इज अ सक्सेस स्टोरी। वो एक स्ट्रगल की स्टोरी है। उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बड़ी अच्छी एलोकेशन सिक्योर की, टॉप 20 के अंदर वो खुद आए। उन्होंने अभी वो एसी है नवाबशाह के अंदर, ठीक है, और नवाबशाह से हमें उनको भी ज्वाइन करने में थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, लेकिन ही विल बी विद अस इन दिस सेशन। और जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं तो मैं उनको भी आपके साथ एक 5 से 10 मिनट का इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। अच्छा, मीनवाइल एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर गाइड करें। सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर डिटेल में हमारी गाइडेंस होगी। उसके अंदर उमर साहब और एक्चुअली माय एल्डर ब्रदर नजम नवाज, जो कि 43rd कॉमन IRS से हैं, और आज वो अपनी प्रमोशन हुई है उनकी एज डिप्टी कमिश्नर। तो प्रमोशन की खुशी में वो जो है वो भी शायद हमें अभी ज्वाइन करें। वैसे प्रमोशन की खुशी में वो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़े से बिजी हैं, तो वो कल या परसों वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो वो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर डिटेल में गाइड करेंगे। और डिटेल में गाइडेंस इस लिहाज से होगी कि हर बंदे की जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो कोई एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जो सबको बताया जा सके कि जी ये आप सारे ये चूज कर लें। कुछ रियलिटीज बन चुकी हैं, जैसे IR और पॉलिटिकल साइंस में लोग कंफ्यूज थे, तो पॉलिटिकल साइंस इज द विनर, IR जो है वो आपको खराब करेगा। US हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री में लोग कंफ्यूज थे, तो US हिस्ट्री इज द विनर, ऑल्दो कि वो आपको पिछले सालों में नीचे लेके गई है, लेकिन इस दफा बहुत अच्छा स्कोर दिया। जेंडर स्टडीज इज द विनर, एनवायरमेंटल साइंस इज गुड, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इज गुड, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची जिसकी ये लैंग्वेज है उसके लिए ये नंबर 1 चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी इज गुड, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ जो है वो रिडंडेंट हो गया है। तो इस तरह की ये एक जनरल से मैंने आपको बता दी है, लेकिन डिटेल में नजम साहब के साथ आपका एक सेशन भी हम करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये कि हम ये सारा कुछ YouTube और Facebook पे क्यों नहीं डाल देते। एक्चुअली अब आप थोड़ा सा खुद भी इस चीज को फील कर रहे होंगे कि जो लाइव सेशन का मजा है ना वो नहीं है Facebook और YouTube के अंदर, ठीक है। हमारे YouTube के ऊपर बेशुमार चैनल्स हैं, अब आप जाके वहां पे डाउनलोड करके कोई भी वीडियो ऑनलाइन आप देख सकते हैं, कोई भी लेक्चर किसी भी टॉपिक पे। लेकिन ये जो लाइव सेशन है ना, ये एक्चुअली गाइडेंस के लिए ये बड़ा जरूरी है।
लाइव क्लास बढ़ी, उसका मतलब ये है कि हम आपके साथ लाइव होंगे, आपके क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, प्लस आप में से कोई लोग अपना कुछ लिखा हुआ चेक करवाना चाह रहे होंगे, कोई अपनी गलतियां ठीक करवाना चाह रहे होंगे, तो उनको वो यूट्यूब के ऊपर वो चीज अवेलेबल नहीं हो सकती। ठीक है, लाइव क्लास के अंदर बाज़ दफा आपका लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन होता है, जब आप वो क्वेश्चन आपका फौरन एड्रेस हो जाता है तो बाकी लेक्चर आपको फायदा होता है उसमें। और अगर वो यूट्यूब पे चल रहा है तो बस उसमें आपका क्वेश्चन तो एड्रेस नहीं करना, फिर आपके लिए पूरा लेक्चर जो है वो बेमकसद हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें। आई होप कि सलमान हैज बीन एबल टू। अच्छा, ये एक और मैं क्वेश्चन एड्रेस कर दूं कि ये जो चेंजेस आ रही हैं, रिफॉर्म्स आ रही हैं, तो क्या क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया गया है पुलिस के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई सब्जेक्ट किसी के लिए कंपलसरी नहीं किया गया, ना कोई स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, ना कोई स्पेशल एग्जाम हो रहा है, ना कोई किसी सिलेबस को चेंज किया जा रहा है, अभी कोई ऐसी चीज नहीं है। 2021 के लिए अपना दिमाग बिल्कुल क्लियर रखें, फोकस्ड होकर तैयारी के ऊपर फोकस करें। कोई इस किस्म की ये सजेशन भी नहीं है कि क्रिमिनोलॉजी को पुलिस के लिए कर दें। अच्छा, पीएमएस का भी लोग पूछ रहे हैं, पीएमएस के बारे में हमारी ये एकेडमी प्राइमरीली सीएसएस को टारगेट कर रही है। पीएमएस की मोर और लेस तैयारी सेम ही है, उर्दू का डिफरेंस है, उर्दू जो पीएमएस में एडिशनल है, उसके अलावा बाकी तकरीबन जितनी हम बातें कर रहे हैं वो सारी की सारी विद माइनर डिफरेंसेस जो है वो उसके साथ। तो वो जब हम सब्जेक्ट जिस तरह टीचर पढ़ा रहे होंगे तो वो थोड़ा थोड़ा आपको सिलेबस जो पीएमएस का उसके बारे में बताते रहेंगे कि ये टॉपिक पीएमएस में है, ये टॉपिक पीएमएस में नहीं है। तो वो फाइन जो डिटेल्स हैं वो सारी आपको विद द सब्जेक्ट डिटेल्स वो पता लगेंगी। हमें अभी फाद जावेद अभी ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है, तो वो आपसे थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे। अच्छा, मीनवाइल, अच्छा, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर इज नॉट अ गुड सब्जेक्ट इन अ सेंस कि इसका बड़ा डिटेल्ड सिलेबस है और इसका जो तैयारी का टाइम है हमारे पास बड़ा शॉर्ट सा होता है। डिटेल्ड सिलेबस है और क्वेश्चंस आर वेरी ट्रिकी समटाइम्स, तो वो थोड़ा सा आपको तंग करेगा। लेकिन अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कि कल जब आप सेशन ज्वाइन करेंगे, ट्रायल क्लासेस के लिए आप जब सेशन ज्वाइन करेंगे तो फिर आपकी आईडी डिफरेंट होगी, आप इस आईडी से प्रोबेबली ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ये आईडी हमने इसी सेशन के लिए और इसी मीटिंग के लिए हमने स्पेशल इसको रखा था। कल वाली जो आईडी है वो मैं अपने उससे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपको यहाँ पे मैसेज में भी भेज दें। मैं वैसे इसको बोल के भी बता देता हूँ, 527999333956, ये मैं इस चैट में लिख भी देता हूँ। ये आप काइंडली कल के लिए जो हमारा सेशन होगा उसमें हम पासवर्ड हमारा नहीं होगा, आप इसमें इस आईडी के साथ ज्वाइन कर लेंगे। मैं इसको चैट के अंदर लिख रहा हूँ, 527999333956, 527999333956। तो ये जो मैंने अभी आईडी इसके अंदर लिखी है, इसको आप काइंडली नोट डाउन भी कर लें, 527999333956। तो कल आप जो ट्रायल क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आप इस आईडी के थ्रू ज्वाइन कर सकेंगे। और फर्दर अगर आपको कनेक्टिविटी का इशू आए तो आप जो उसामा हैं या हमारे उमैर भाई हैं, आप उनके साथ, जिनके नंबर जो व्हाट्सएप आपके पास हैं ऑलरेडी हैं, तो आप उनके साथ आप कांटेक्ट करके उन नंबर्स को आप सेव कर लीजिएगा। उनके साथ फर्दर आप कनेक्टिविटी का कोई इशू आता है तो वो रिजॉल्व कर लीजिएगा। सलमान इज वेरी ईगर टू जॉइन अस, और हमारे साथ इंटरेक्शन करना बड़ा मस्ट है उनका। मैं अभी उनको अनम्यूट करता हूं। जी सलमान, आर यू एबल टू जॉइन अस? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी सलमान, हमें अब आपकी आवाज आ रही है, यू कैन टेक अ ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया और सो मैनी पीपल आर आस्किंग वेरी रेलिवेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग सीएसएस प्रिपरेशन और इसे कैसे किया जाए। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? मैं पॉज ले लेता हूँ थोड़ा सा ताकि अगर कोई इशू हो तो हाईलाइट हो जाए।
Okay. I would like to narrate briefly my story. मेरी क्या story रही? 2012 में मैंने लॉ किया। 2012 में लॉ करने के बाद मैंने कोई 1.5 year के लिए प्रैक्टिस की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद में। I feel myself unfit there. मैंने 2014 में पहली दफ़ा CSS की अटेम्प्ट ली। उस वक्त जो पेपर पैटर्न था वो पुराना सिलेबस था और पुराना उसका तरीक़ाकार था। I qualified written exam but I was dropped in interview. बहुत मुश्किल होता है 2-2.5 साल की लंबी स्ट्रगल के बाद आपको एक फाइनल स्टेज पे जाके ड्रॉप कर दिया जाए। मैंने दोबारा से हिम्मत जुटाई। मैं PMS में अपेयर हुआ। 2015 में मैंने PMS क्वालिफाई किया बट अनफॉर्चुनेटली उस साल मैं एलोकेट नहीं हो सका। 71 सीट्स थी, मेरा 73 मेरिट नंबर था। Then I again reappear in CSS in 2017 और alhamdulillah now I am in Pakistan Railways allocated in one of my favorite groups. CSS के सारे ग्रुप्स जो हैं उनका एक अपना चार्म है, अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं। So this is my struggle। इन 5 सालों में, इन 4-5 सालों में मैंने अपना जो टारगेट सेट किया हुआ था उसे अचीव कर लिया। And now I come to the real point, जो असल बात है जिसकी तरफ मैं समझता हूँ सबको तवज्जो देने की ज़रूरत है। बुखारी शरीफ को जब कंपाइल किया गया ना तो पहली हदीस जो लिखी गई वो ये थी इन्नमल अमालु बिन्नियात। दरअसल ये एक असूल है, प्रिंसिपल है कि अमाल का दौरोमदार नियतों पर है। एक्शंस डिपेंड अपॉन इंटेंशंस। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो जितने भी कैंडिडेट्स अब CSS करना चाह रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो सभी अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछें कि वो CSS क्यों करना चाहते हैं। क्या उनके अंदर कोई पैशन है इस कौम को सर्व करने का? उस्मान के सलमान भाई के कुछ जो कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ आ रही सभी को? आपकी आवाज में थोड़ी सी इंटरप्शन है, तो मीनवाइल यू फिक्स इट। हम हमारे पास एहसामुल हक मुगल ने हमें ज्वाइन किया है, अगर आप अलाउ करें तो यू फिक्स इट। श्योर छोटा सा इंटरेक्शन इनका करवा देते हैं। ठीक है, ओके। हमारे साथ हैं एहसामुल हक मुगल। ही इज बेसिकली एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन बट इंजीनियर कम सिविल सर्वेंट और इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन में वर्ल्ड बैंक के अफेयर्स को देख रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी भी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसको ये देख रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी इन्होंने एजुकेशन सिक्योर की, बड़ी अच्छी, और अपनी चॉइस के साथ इन्होंने ये ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन किया और इस ग्रुप के अंदर ये लीडिंग फिगर हैं। अभी भी टॉप पे रहे हमेशा। जो PMC होता है, जो यानी जो टॉपर को डेजिग्नेट किया जाता है, वो ये रहे और गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया STI के अंदर। मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपके साथ एक ब्रीफ सा इंटरेक्शन करें सो दैट हम इसको फिर आगे क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। इंट्रोडक्शन तो मेरा डॉक्टर साहब ने मेरे कुछ ज़्यादा ही करवा दी है। शायद मैं इतना एबल तो शायद ना हो जितना डॉक्टर साहब ने फराख दिली से मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया। बहरहाल ऐसे ही है कि मैंने इंजीनियरिंग है UT लाहौर से, उसके बाद CSS की अटैम्प्ट दी और एजुकेशन होगी। आजकल मैं इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन में वर्ल्ड बैंक डेस्क पे होता हूँ। पाकिस्तान के जितने भी लोन्स हैं वर्ल्ड बैंक रिलेटेड, उनकी कोऑर्डिनेशन और उसकी प्रोसेसिंग वगैरह मैं आजकल कर रहा हूँ। बाकी एकेडमी के हवाले से और CSS के हवाले से यू हैव प्लेंटी ऑफ आइडिया बाय नाउ, क्योंकि हमारे कुछ बैचमेट्स भी मेरे जो हैं और जो आप यहाँ पे बाद में पढ़ाएंगे भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनका जो है वास्ट एक्सपीरियंस है इन टीचिंग CSS, इन गोइंग थ्रू द होल प्रोसेस। दे हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस नंबर ऑफ टाइम्स। दे हैव टॉट द CSS स्टूडेंट्स, CSS एस्पायरेंट्स quite frequently, so they are मतलब in a good position to teach you and guide you through this journey. अच्छा, फर्दर मैं ये कहूँगा कि CSS के बारे में 3-4 मिथ्स जो हैं उनको क्लैरिफाई करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी इस चीज़ पे बहस वगैरह कर चुके हैं कि CSS is doable, नंबर 1, competitive है, इसमें जस्ट पासिंग
काफ़ी नहीं है, आपने compete करना है अदर कैंडिडेट्स के साथ, पास हो जाते हैं शायद एलोकेट ना हो सके। गाइडेंस इज इक्वली इम्पोर्टेंट, बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, you have to hit the right chords to attain maximum marks to secure allocation। ठीक, मेरे साथ आपका इंटरेक्शन इंशाल्लाह जारी रहेगा थ्रू आउट दिस बैच। जो हमारा ये एक 3 months का सेशन है, इसमें फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होगा हमारा करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ मैं आपको गाइड वगैरह करता रहूँगा। इसी तरह हमारी बाकी फैकल्टी भी आपको गाइड करेगी। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द 3 months यू विल बी इन ए पोजीशन टू अटेम्प्ट द CSS एग्जाम। और इससे ज़्यादा इस वक्त मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इंशाल्लाह फ्रीक्वेंट हमारा इंटरेक्शन होगा तो वी विल नो ईच अदर वेल इन बेटर वे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम मुगल, ही इज अ थॉरो प्रोफेशनल, इन्होंने मैं ज्वाइन किया था, इनका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। मिस्टर शहजाद अहमद साही वुड लाइक टू जॉइन अस, और उनके भी चूंकि नवाबशाह में होने की वजह से कुछ इंटरनेट और कनेक्टिविटी के इशू आ रहे हैं। मैं क्वेश्चन आंसर सेशन का आगाज करूंगा, और जो हमारे जो बैकबोन है टीचिंग की, उनको मैं इनवाइट करूंगा, उमर फारूक को, और मैं क्वेश्चन आपके जो अच्छे क्वेश्चन है कुछ वो करता जाता हूँ, उमर साहब के सामने रखता जाता हूँ। आपके जो क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में लिखते जाएं, उमर साहब ब्रीफली उनको रिप्लाई करते चले जाएंगे। अच्छा, एज और एज रिलैक्सेशन के हवाले से लोग पूछ रहे हैं कि क्या एज है और कितनी एज रिलैक्सेशन मिल जाती है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें सिंपल सा रूल है FPSC का। उसमें ये है कि 30 इयर्स, आपको ये तो पता होगा कि CSS के लिए एज है, बट वो लोग जो फेडरल गवर्नमेंट को 2 साल सर्व कर चुके हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी 2 साल है। लेकिन ये PMS की रिलैक्सेशन और CSS की रिलैक्सेशन को कभी भी आप मिक्स ना कीजिएगा, क्योंकि PMS में रिलैक्सेशन होती है 5 years की, बट द एक्सपीरियंस फॉर PMS रिक्वायर्ड इज 4 years। मतलब ये कि you people are liable to serve in federal or any provincial entity for 4 years, then you have age relaxation of 7 years, क्योंकि PMS की एज है 28 years, और उसमें 35 years तक एज रिलैक्सेशन है अगर आपने किसी फेडरल या प्रोविंशियल एंटिटी में 4 साल सर्व किया हो, जबकि CSS का बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। ये बात अपने ज़हन में रखिए कि CSS की एज है 30 years, इसमें एज रिलैक्सेशन है 2 years की, उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी प्रोविंशियल या फेडरल एंटिटी में 2 साल सर्व किया हो। हैव यू गॉट माय पॉइंट? इसके ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। कुछ आपको पता है बैकवर्ड एरियाज के लिए एज रिलैक्सेशन के रूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं इससे, वो मेरा ख्याल में FPSC की साइट के ऊपर अलहदा से मेंशन है, तो मेरा ख्याल में उनके बारे में बात करने से बेहतर है कि हम एक जेनेरिक बात कर लें, वो मेरा ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। तो आप यूं समझ लें कि 30 years एज है और रिलैक्सेशन 2 साल की उन लोगों के लिए है जो किसी प्रोविंशियल या फेडरल एंटिटी में 2 साल सर्व करते हैं। अच्छा, दूसरी एक क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि मैथ और स्टैट के बारे में बताएं कि ये सब्जेक्ट्स कैसे हैं? अच्छा, जो लोग इसमें मास्टर्स हैं, जिन्होंने कम से कम MSc मैथमेटिक्स या MSc स्टैटिस्टिक्स में किया हो, वो लोग इसको ऑप्ट करें। उसके अलावा मैं मशवरा देता हूं कि कोई बंदा इसको ऑप्ट ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल स्पेशलाइज्ड किस्म का सब्जेक्ट है। आप इसको यूं समझ लें कि CSS में मैथ और स्टैट को अटेम्प्ट करने के लिए आपका बैकग्राउंड नॉलेज मिनिमम MSc होनी चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए। यानी अगर आप लोग जिसके इक्विवेलेंट आजकल डिग्री आपको पता है ऑनर्स भी चल रहा है ना, BS ऑनर्स, अगर आप मैथमेटिक्स में 4 साल की डिग्री आपने की हुई है और या स्टैटिस्टिक्स में की हुई है तो आप ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा ख्याल है दूसरे लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक बड़ा ही स्पेशलाइज्ड किस्म का सब्जेक्ट है, और जब आप 4 साल एक डिग्री करने के दौरान इस पूरे सब्जेक्ट से गो थ्रू होते हैं तो फिर एक आपकी हॉलिस्टिक अप्रोच बन जाती है किसी सब्जेक्ट के बारे में। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो लोग जो इसमें मास्टर्स हैं, जिनका स्पेशल सब्जेक्ट ये रहा हुआ हो यूनिवर्सिटीज में, वो लोग तो इसको अटेम्प्ट जरूर करें, इसको ऑप्ट करें। लेकिन वो लोग जो बिल्कुल जीरो से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है वो लोग इसको ऑप्ट ना करें।
एक हमारे पास क्वेश्चन आया कि लोवा जो है वो लोकेटेड कहाँ पे है। अभी मैंने शुरू में बताया था कि लोवा एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म था जो कि फैसलाबाद में लोकेटेड है। फिजिकली हमारी जौहर ऑफिसर्स अकेडमी इस्लामाबाद में लोकेटेड है। अभी हमने कंबाइंड होके ये सेशन का आगाज किया, दोनों अकेडमीज ने कंबाइन होके ये सेशन, तो उनकी फैकल्टी, हमारी फैकल्टी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, वो सारे हमने कंबाइंड होके ये शुरू किया है। तो इस वक्त अगर आपको फैसलाबाद में लोवा को मिलना है तो वो आपको उमैर से एड्रेस मिल जाएगा। आपको जिना कॉलोनी के अंदर लोकेटेड है। इस्लामाबाद में हम डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर, जो कि G5 है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बिल्कुल सामने, हम यहाँ पे लोकेटेड हैं। तो इस्लामाबाद में अगर आप आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, हम आपको एड्रेस बता देंगे, वो भी आपको कन्वे कर देंगे एड्रेस भी। टाइमिंग का पूछा है, टाइमिंग होगी 8 to 11, इसमें प्लस माइनस हम विद द टाइम करते रहेंगे। हो सकता है 7:30 से 10:30 तक इसको कर दें, कुछ थोड़ा पीछे कर दें या लेट कर दें, लेकिन जो ट्रायल क्लासेस हैं उनके लिए हम टाइम 8 to 11 ही रखेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने सर पूछा है कि टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट इज अ गुड सब्जेक्ट और नॉट। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट जो है ये भी एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। चूंकि आपको पता है यूटी लाहौर अब इसमें स्पेशलाइजेशन भी करवा रही है, और इसके अलावा भी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं मैं जानता हूं जो टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट में स्पेशल कोर्स करवा रही हैं। तो जिन लोगों ने ये स्पेशलिटी की है, क्योंकि ये थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग के साथ मैच करता है, आप यूं समझ लें कि 4 से 6 सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के पढ़ाए जाते हैं टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट के ऑनर्स में। तो जो लोग इसमें मास्टर्स हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, वो ऑप्ट करें, दूसरे लोगों को ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि मैं अपना सलमान खालिद भाई की तरफ उसको डाइवर्ट करूंगा कि वो उसको प्रॉपर तरीके से आंसर कर सकें। स्टूडेंट ने पूछा है कि जो मैंने फूड टेक्नोलॉजी में मेरा बैकग्राउंड है, तो मुझे कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो फेवरेबल रहेंगे। मीनवाइल ये हमें ज्वाइन करना है तो मैं इनकी तरफ ये क्वेश्चन थ्रो करता हूँ। मेरे अपने नॉलेज के हिसाब से अगर आपका फूड टेक्नोलॉजी के अंदर बैकग्राउंड है तो आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। फूड टेक्नोलॉजी एक स्पेशलिटी है, उसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मुझे सब्जेक्ट्स का अंदाजा है, वो आपको CSS में दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, तो आप रियलिस्टिकली होकर सोचें, और वो जो टेक्निकल ये आप केमिस्ट्री का या बॉटनी का सोच भी रहे हैं तो उसको आप अपने ज़हन से निकाल दें। वो टेक्निकल है, वो जिसने MS केमिस्ट्री किया है या MS बॉटनी किया है, जोलॉजी किया है, वही उसको ऑप्ट करेगा। आप उसको मैं खुद मेडिकल डॉक्टर हूं, लेकिन मैंने जोलॉजी को या बॉटनी को या केमिस्ट्री को, इस तरह की चीजों को ऑप्ट नहीं किया। ठीक है, तो मैंने इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स तो पढ़े हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट्स खुद से नहीं पढ़े हुए, तो आपके साथ भी प्रोबेबली यही है। हाँ, अगर फॉरेस्ट्री पढ़ा हुआ तो फॉरेस्ट्री रख सकते हैं, क्योंकि बाज लोग जो है जिनकी ये जो सब्जेक्ट फूड क्या बताया आपने, फूड टेक्नोलॉजी जो है, चूंकि उसमें बेसिक जो बैकग्राउंड नॉलेज पढ़ाया जाता है, उसमें कुछ क्रॉप्स का भी पढ़ाया जाता है। जितना मेरे नॉलेज में है कि इसका जो कोर्स कंटेंट होता है यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसमें क्रॉप्स के बारे में पढ़ाया जाता है, फूड की ग्रोइंग के बारे में पढ़ाया जाता है। तो वो लोग फॉरेस्ट्री को ऑप्ट कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एक स्टूडेंट बार बार क्वेश्चन अपना पूछ रहे हैं कि मेरा ये बैकग्राउंड है, ये इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके चूंकि डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, तो आपके बारे में कोई वो एक्चुअल हम नहीं बता सकते कि ये है। थोड़ा सा इस सेशन को आप आगे चलने दें, कल परसों हमारे पास फर्दर आप इन टच रहें, तो आपको मजीद इस आपके उसके बारे में आप थोड़ा सा जेनेरिक क्वेश्चन करें, जो कि सब्जेक्ट सिलेक्शन के अलावा भी क्वेश्चन हो। एक एस्पिरेंट ने क्वेश्चन किया है कि जो AC हैं नवाबशाह में, उनका नाम बता दें। अब देखें ना, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं, उनका नाम शहजाद शाही है। ठीक है, 46 कॉमन से हमारे बैचमेट हैं। ठीक है, अब लेकिन ये क्वेश्चन को सबको हेल्प नहीं करने लगा, तो इस तरह क्वेश्चन करें जो कि CSS की तैयारी से रिलेटेड है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर पोस्टेड हूं और मुझे क्या 2 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। जी, आप MES के अंदर पोस्टेड हैं। MES की जितनी भी सर्विस है वो सारी की सारी गवर्नमेंट सर्विस काउंट की जाती है। अभी आपने ये नहीं बताया कि मैं आप MES में एज अ क्या सर्व कर रहे हैं, तो क्योंकि उनके पेरोल्स में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ सिविलियन लोग हैं, कुछ उनके आर्म फोर्सेस के लोग हैं। जो उनके सिविलियन पर्सनल हैं उनको CP डायरेक्टरेट हैंडल करता है, जो आर्म फोर्सेस के हैं उनको GHQ हैंडल करता है, डिफरेंट दूसरे डायरेक्टरेट हैंडल करते हैं। तो अब ये आपकी एग्जैक्ट नेचर, अगर आप ऑनररी हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो प्रोबेबली वो काउंट नहीं होगी। अगर आपकी परमानेंट वहां पे जॉब है, CP डायरेक्टरेट के अंदर है, तो वो आपकी 2 ईयर्स की जो है वो काउंट हो जाएगी।
अच्छा, ये एक इन्होंने बड़ा जेनेरिक सा क्वेश्चन किया कि आपको क्या हमें इस साल आईआर को छोड़ के पॉलिटिकल साइंस की तरफ ही चले जाना चाहिए? नहीं, मैं नहीं ये समझता। कुछ लोगों की ये राय जरूर हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी सब्जेक्ट आप ऑप्ट करें, आप अगर दूसरों से डिफरेंट हैं, इफ यू हैव अटेम्प्टेड योर पेपर इन अ यूनिक वे, देन आप जो है उसमें भी स्कोर कर सकते हैं, अगरचे उस सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड ना भी हो तो। जैसे आईआर है, अगर किसी बंदे ने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया हुआ है तो उसको पॉलिटिकल साइंस क्यों ऑप्ट करनी चाहिए? उसने 4 साल एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, डॉक्टर साहब। Exactly. आप इस तरह से देखें ना, अगर किसी बंदे का करंट अफेयर्स में बैकग्राउंड है, इंटरनेशनल रिलेशंस में बैकग्राउंड है, या उसको जेनेरिक हिस्ट्री में एक इंटरेस्ट है, क्योंकि हिस्ट्री रिलेट्स विद इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उस बंदे को इंटरनेशनल रिलेशन ही ऑप्ट करना चाहिए। और इससे भी बढ़ के मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी का इंटरेस्ट ही इंटरनेशनल रिलेशंस में है तो उसको जरूर इंटरनेशनल रिलेशंस ही रखना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस आप यूं कह सकते हैं कि दैट इज एन अल्टरनेटिव। ये आईआर का उसमें बड़े अच्छे स्कोर आजकल आ रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आईआर में स्कोर आप ले नहीं सकते। आप बिल्कुल अच्छी तैयारी करें और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे। अच्छा, फिर इन्होंने 2 क्वेश्चन है कि जी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं, तो क्या ऑप्ट करना चाहिए? साइकोलॉजिस्ट, आई थिंक साइकोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन डीपीटी को कोई शायद फेवर नहीं मिलेगा। डीपीटी का कोई सब्जेक्ट इस तरह स्पेशलाइज्ड है नहीं सीएसएस में, तो वो जेनेरिक सब्जेक्ट्स जो बाकी लोग रख रहे हैं, यानी जिनको ज्यादातर हम लोग कहते हैं कि आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, वो ऑप्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये कि कट ऑफ डेट एफपीएससी किस तरीके से देखता है कि कट ऑफ डेट कहाँ पे जाके वो समझते हैं कि यहाँ पे एज हम कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, 2017 यानी 2017 तक तो कट ऑफ डेट देखी जाती थी 31 दिसंबर, ठीक है? यानी 31 दिसंबर जो आगे आ रहा होता है, यानी आप लोग दिसंबर में ही आपको टाइम दिया जाता था अप्लाई करने के लिए, यानी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप लोग अप्लाई करते थे और कट ऑफ डेट भी 31 दिसंबर ही गिना जाता था। लेकिन 2017 एंड ऑनवर्ड थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है एफपीएससी ने। उसमें यह है कि आप अप्लाई करते हैं 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक, और इसमें कट ऑफ डेट जो है वो 31 अक्टूबर ही गिना जाता है। Have you got my point? अच्छा, जनरली आप ये बताते हैं कि लोग कुछ इंजीनियरिंग की 3-4 टाइप्स उन्होंने बताई है कि जी हम इस इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, कुछ मेडिकल की डिफरेंट फील्ड्स हैं उससे बिलोंग करते हैं। वो क्या उनको अपने मेडिकल की और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स अंदर से कोई मिल जाएंगे ज्यादा, या उनको जनरल सब्जेक्ट्स की तरफ जाना चाहिए? और जनरल सब्जेक्ट्स को क्यों प्रेफर करते हैं सीएसएस इंटरव्यू के अंदर खास तौर पे, जैसा कि यूएस हिस्ट्री को, जेंडर स्टडीज को, इंटरनेशनल लॉ को, इस तरह की चीजों को लोग क्यों ज्यादा प्रेफर करते हैं? अच्छा, उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि इंजीनियरिंग, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट सवाए एक जो अभी इन्होंने एनवायरमेंटल साइंसेज है और अर्बन प्लानिंग एंड टाउन मैनेजमेंट एंड अर्बन प्लानिंग, सॉरी टाउन मैनेजमेंट एंड अर्बन प्लानिंग, ये 2 इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के अलावा सीएसएस में कोई भी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, ये कंसर्न था एफपीएससी को, कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इंजीनियरिंग चूंकि एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें कई सारी ब्रांचेस हैं, तो आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी ऐड करें। तो उन्होंने एक फर्स्ट स्टेप जो लिया है वो है जनरल साइंस एंड एबिलिटीज में 40 मार्क्स का मैथ रख दिया। आप लोगों को इस बात का पता होगा, जनरल साइंस एंड एबिलिटीज में 40 नंबर जो कंपलसरी एक सब्जेक्ट है उसमें 40 मार्क्स का मैथ रख दिया है। इसके अलावा इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब जरा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि चूंकि इंजीनियरिंग जब आप पढ़ते हैं तो आप जिन सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं, जैसे सपोज किसी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, उसकी स्पेशलाइजेशन या तो होगी ट्रांसमिशन में या डिस्ट्रीब्यूशन में या जनरेशन में। ये 3 बड़े सेगमेंट्स होते हैं, या वो जनरेशन में स्पेशलाइजेशन करेगा या ट्रांसमिशन में या डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है? अब ऐसा तो कोई सब्जेक्ट सीएसएस में है ही नहीं। या डॉक्टर्स हैं तो वो स्पेशलाइजेशन करेंगे या पीड्स में करेंगे, ऑर्थो में करेंगे, या मेडिसिन में करेंगे, न्यूरो में करेंगे, ठीक है, या यूरोलॉजी में करेंगे, कुछ ना कोई कि ऐसे सब्जेक्ट में करेंगे स्पेशलाइजेशन जो कि सीएसएस में है ही नहीं। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो अलाइड सब्जेक्ट्स अपनी डिग्री के दौरान पढ़े जाते हैं वो थॉरो स्टडी नहीं होती।
जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले को यकीनन मैकेनिकल के भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले को सिविल इंजीनियरिंग के भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इसी तरीके से मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग वाले को इलेक्ट्रिकल के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इनको हम बोलते हैं अलाइड सब्जेक्ट्स। अलाइड सब्जेक्ट्स में चूंकि आप थॉरो नॉलेज हासिल नहीं करते, उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन या मास्टर नहीं होता, इसलिए वो सब्जेक्ट जो आपने हाफ हार्टेडली पढ़े हुए हैं उनको ऑप्ट करने से बेहतर है कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करें जो फ्यूचर में आपको मदद दें। कैसे भला? जैसे एक डॉक्टर है, वो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज सीएसएस में ऑप्ट कर लेते हैं और उनकी एलोकेशन हो जाती है। अब गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज उनको पूरी जिंदगी हेल्प करेगा, जबकि पढ़ी हुई डॉक्टरी का शायद कोई भी सब्जेक्ट उनको जिंदगी में हेल्प ना कर पाए। इसी तरीके से आप पॉलिटिकल साइंस रख लेते हैं तो यू हैव टू डील विद पॉलिटिकल फिगर्स एंड आल्सो यू हैव टू प्ले विद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल साइंस फ्यूचर में आपको अपनी पोस्टिंग के बाद हेल्प करेगा। इसलिए हम अगर इस बात को समराइज करें या हम इसको नटशेल में बंद करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट सीएसएस में आप जेनेरिक ऑप्ट करते हैं, ये एक्चुअली आपकी फ्यूचर में जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच कर रहे होते हैं। जैसे किसी ने जेंडर स्टडीज रखा हुआ है तो हो सकता है कि फ्यूचर में उसको डिपार्टमेंट ही ऐसा दे दिया जाए जिसमें वेमेन प्रमोशन या जो वेमेन हैरेसमेंट के लॉज हैं उनको वो डील कर रहा हो। स्पेशली अगर पुलिस में जाएगा तो डेफिनेटली वो ऑनर किलिंग है, एसिड थ्रोइंग है, इसके अलावा हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, हैरेसमेंट एट होम भी हो सकती है। तो जेंडर स्टडीज आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा आपकी जॉब, आपकी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में, जबकि शायद डॉक्टरी का कोई सब्जेक्ट जो है वो उस तरीके से हेल्प ना कर पाए, आल्दो कि आप पर्टिकुलरली हेल्थ मिनिस्ट्री में आके लग जाएं या आप पर्टिकुलरली कोई हेल्थ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के लिए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में जा पोस्ट हो जाएं, इसके अलावा नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी बात जो है वो मैं ये करना चाह रहा था आपसे कि सीएसएस के जेनेरिक सब्जेक्ट्स जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स रखते हैं वो ये सोच के रखते हैं कि ये जो सब्जेक्ट्स हम रख रहे हैं ये हमारी फ्यूचर फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंगली है। जैसे टाउन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, you people will have interaction with the engineers in your whole life if you are posted, ठीक है। और अगर आप सपोज IR रखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, if you are posted in foreign office, if you are allocated in foreign services of Pakistan, then you will have plenty of opportunities to utilize your knowledge in foreign office, in international relations domain. Have you got my point? तो आप ये जो सब्जेक्ट सिलेक्ट जेनेरिक भी कर रहे होते हैं ना, ये क्यों हार्ड सब्जेक्ट्स रहते हैं हर वक्त? यानी आप देखें 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो गए, उसके बाद ऑप्शनल में इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिकल साइंस है, पंजाबी है, जो चलो वो एक जेनेरिक सब्जेक्ट हो गया लैंग्वेज के हिसाब से। उसके अलावा जेंडर स्टडीज है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, इसके अलावा हिस्ट्रीज हैं। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस के लिहाज से फ्यूचर में हेल्प करते हैं और फ्यूचर में आप इंशाल्लाह जब एलोकेट हो जाएंगे तो आपको ये बात रियलाइज हो जाएगी कि आपके सिलेक्ट किए हुए सब्जेक्ट्स आपको फ्यूचर में लाजमी हेल्प करेंगे। जबकि डॉक्टरी या इंजीनियरिंग आपको पता है एक स्पेशलाइज्ड दोनों फील्ड्स हो जाते हैं, उसका शायद कोई सब्जेक्ट आपको हेल्प ना कर पाए। तो अगर समराइज करें तो सिंपल सी बात ये बनती है कि आप सीएसएस में ये जेनेरिक सब्जेक्ट इसलिए उठाते हैं कि ये फ्यूचर में आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। अच्छा, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलमान खालिद, अगर हमें सुन पा रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन है जो मैं उनके पास रेफर करूंगा। जी सलमान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्या अच्छा, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, अगर आप ये तीनों क्वेश्चन मेरे सुन लें और इनको 1 बाय 1 आप आंसर कर दें। नंबर 1, सीएसएस का स्पेशल एग्जाम अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, क्या वो कंडक्ट होने जा रहा है? एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सीएसएस के अंदर न्यूज़पेपर को किस तरह से पढ़ा जाए, ठीक है। तीसरा ये है कि वोकैबुलरी को किस तरह से बिल्ड किया जाए। पहला सवाल जो है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से अभी तक कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होने जा रहा और 2021 में जो सीएसएस होगा वो विदाउट स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 22 का पता नहीं है। जो दूसरा सवाल आपने कहा है कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये सवाल तमाम वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले अखबार नहीं पढ़ी होती वो ये करते हैं।
न्यूज़पेपर को आपने स्टार्ट में सारा पढ़ना है, उसके अंदर जो एड्स आ रही है वो भी पढ़नी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू स्क्रूटिनाइज कि कौन सी चीज़ अहम है और कौन सी गैर अहम है। यू विल बी एबल टू शिफ्ट फ्रॉम इम्पोर्टेंट फ्रॉम लेस इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है। अच्छा, मगर मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूं, कुछ होती हैं खबरें रोजाना की बुनियाद पे जनरेट हो रही हैं और वो खत्म हो रही हैं। कुछ चलती हैं स्टोरीज, पनामा का केस एक लंबी स्टोरी चली, उसके ऊपर कोर्ट केस भी हुआ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं, आपको उन्हें फॉलो करने की जरूरत होती है। एंड मुमकिन है ऐसी स्टोरीज के ऊपर जिनकी एक एपिसोड चल रही है, वीक्स में जा रही है, उस पर कोई क्वेश्चन आ जाए आपके, फॉर एग्जाम्पल इट विल बी मतलब कि एग्जामिनर के पार्ट पे अनजस्टिफाइबल होगा अगर वो कोरोना वायरस के हवाले से कुछ सवाल नहीं पूछता कि हाउ कोरोना वायरस हैज इम्पैक्टेड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान और द ग्लोबल इकोनॉमी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो दिस इज द वे यू रीड न्यूज़पेपर और आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आइडिया होता है कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। आर्टिकल सारे पढ़ने चाहिए न्यूज़पेपर के अंदर जो पब्लिश हो रहे हैं। लेटेस्ट टू एडिटर लाजमी पढ़ने चाहिए। लेटेस्ट टू एडिटर में आपको आइडिया होता है कि लोकल्स के इश्यूज क्या है। अच्छा, ये हो गया न्यूज़पेपर के हवाले से बात। तीसरा क्वेश्चन था कि वोकैब को कैसे बिल्ड किया जाए। व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन इन लॉ, तो उस वक्त मैंने एक डायरी बनाना शुरू कर दी थी। जो नया लफ्ज मुझे मिलता था ग्रामेटिकली वो क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, उसकी कैटेगरीज में लिख लेता था, उसका सिनोनिम उसका एंटोनिम लिख लेता था, उसका एक सेंटेंस बना लेता था, और कोई 1000-1200 के करीब वर्ड्स मेरे पास इकट्ठे हो गए, वो भूल जाते हैं। फिर एक किताब है बहुत अच्छी नॉर्मन लुइस की, वर्ल्ड पावर मेड इजी, ये मैं टाइप में भी लिख देता हूँ सभी, ये मैं चाहूँगा ये किताब डाउनलोड कर लें, जो परचेज कर सकते हैं परचेज करें, ज़्यादा महंगी नहीं है। वर्ल्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। जी सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा प्रिसाइजली बताया कि न्यूज़पेपर को किस तरह से रीड करना चाहिए। एक बात सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ इसमें, जी। जो न्यू बिगिनर्स हैं जो बिल्कुल नए सिरे से न्यूज़पेपर को स्टार्ट करेंगे, ये मैं बिल्कुल आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बिल्कुल नए सिरे से अखबार पढ़ने वाला बंदा जो है ना, वो न्यूज़पेपर से बोर होगा, डेफिनेटली होगा। आपने इसके लिए एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बनानी है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। डॉन न्यूज़पेपर सबसे पहले रिकमेंड कर दिया आपको। अच्छा, शुरू में आपने सिर्फ फर्स्ट पेज पढ़ना, कुछ भी नहीं करना आपने। और हाँ, अगर पहला पेज भी पूरा आप ना पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, फ्रंट पेज के एक या मैक्सिमम 2 न्यूज हेडिंग्स जो हैं वो आपने पढ़नी है। एक पेज से ऊपर बिल्कुल ना जाएं, और ये 1 हफ्ता 2 हफ्ते यही एक्सरसाइज करें। आपको कुछ लोगों को पता होगा कि डॉन न्यूज में जो फर्स्ट पेज होता है उसकी कंटिन्यूएशन थर्ड पेज पे होती है, यानी जो एक पूरा ब्रीफ लिखा होता है फर्स्ट पेज पे, उसका कुछ हिस्सा थर्ड पेज पे भी होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट पेज पूरा पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है थर्ड पेज ऑटोमेटिकली पढ़ा जाएगा उस बात को पूरा पढ़ने के लिए। यानी अगर आप कोई एक हेडिंग पढ़ के एक न्यूज ब्रीफ को पढ़ रहे हैं और उसका कुछ हिस्सा फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पेज पे, और कुछ है थर्ड पेज पे, तो आप फर्स्ट पेज और थर्ड पेज को मिला के पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इस तरीके से आप लोग जब फर्स्ट पेज पढ़ते हैं तो थर्ड ऑटोमेटिकली पढ़ा जाता है। बिगनर्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेज पढ़ें 1 हफ्ता 2 हफ्ते मुसलसल, और उसमें बिल्कुल अपने आप को बोर ना होने दें। हाँ, जब आप बोर हो उसको रख दें, छोड़ दें। आप उसमें एक चीज आप जरूर ज़हन में रखिएगा जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपने पैनिक होके ये जरूर करें, लेकिन कभी भी इसके लिए पैनिक ना हो जाएं, इंजॉय साथ जरूर करें। न्यूज़पेपर आपने खोला, आप पढ़ना शुरू करते हैं, मुश्किल लफ्ज नजर आएंगे, उसमें इडियम्स होंगे, आपको शुरू में कई सारे अल्फाज की समझ नहीं आएगी। आप बिल्कुल इस बात से परेशान ना हो, उन वर्ड्स को एक रजिस्टर में अलग लिखते जाएं, उससे आपकी वोकैब बनती जाएगी। सिर्फ 1 हफ्ता पढ़ने के बाद वो लफ्ज जो रोजाना के आप 5, 10, 15 लिख रहे हैं ना, वो मिला के आपके 100 के करीब वर्ड्स हो जाएंगे। और न्यूज़पेपर्स में एक चीज जो लोग कंटिन्यूसली पढ़ते हैं उनको ये बात समझ आ जाती है कि कुछ वर्ड्स न्यूज़पेपर का चेहरा होते हैं, फेस ऑफ द न्यूज़पेपर।
वो महीना 2 महीने रिपीट होते हैं। यानी एक हफ्ता अखबार पढ़ने से जो वर्ड्स आप उसमें से कलेक्ट कर लेंगे, आपकी वोकैब का हिस्सा बन जाएंगे, वो अगला महीना 1.5 महीना आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तब तक आपकी आदत भी बन चुकी होगी अखबार पढ़ने की, आपको टेस्ट डेवलप हो चुका होगा न्यूज़पेपर का। तो आपने पहले दिन ही ये नहीं सोचना शुरू कर देना कि इसके तो 22 पेजेस हैं, ये मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, या इसके 30 पेजेस हैं, यार ये तो अखबार पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। आपने शुरू में सिर्फ फ्रंट पेज पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद जब आप पहली स्टेज से गुजर जाएंगे, ये हफ्ता 2 हफ्ते एक्सरसाइज करने के बाद जब आपकी थोड़ी सी वोकैबुलरी भी डेवलप हो जाएगी और आपका थोड़ा टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, फिर आपने डायरेक्टली जाना है एडिटोरियल पेज के ऊपर। दरमियान वाले भी आप मेट्रोपॉलिटन पेजेस छोड़ के आगे जा रहे हैं, ठीक है। यानी डॉन न्यूज में फ्रंट पेज आपने पढ़ा, थर्ड ऑटोमेटिकली साथ पढ़ा गया, क्योंकि फर्स्ट की कंटिन्यूएशन थर्ड पे होती है, ठीक है। अब जब 2 हफ्ते आप ये काम कर चुकेंगे तो उसके बाद आपने डायरेक्टली एडिटोरियल पेज पे जाना है, क्योंकि वो एडिटोरियल्स जो लिखे होते हैं दे आर जस्ट लाइक अ स्टोरी, तो उसमें आपका टेस्ट जल्दी डेवलप होता है। आप या यूं कह लें कि आप बहुत जल्दी उसके साथ एडेप्टिव हो जाते हैं न्यूज़पेपर के साथ है। तो दूसरी स्टेज आपकी जो है वो एडिटोरियल पेज है। 15 दिन फिर मुसलसल, यानी 2 हफ्ते आप ये एक्सरसाइज करेंगे, यानी फ्रंट पेज, थर्ड पेज, एडिटोरियल पेज, 3 पेज हो गए। 1 महीने के बाद आपने मेट्रोपॉलिटन पेजेस पे आ जाना है। मेट्रोपॉलिटन में आपको पता है 4 मेट्रोपॉलिटन होते हैं। नंबर 1 उसमें लाहौर होता है, कराची होता है, पेशावर होता है, क्वेटा होता है और इस्लामाबाद। 5 उसमें मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं उनके 1-1, 2-2 पेजेस होते हैं। तीसरी स्टेज पे आपने मेट्रोपॉलिटन्स पे आना है। मेट्रोपॉलिटन्स में डेली लाइफ न्यूज़पेपर, जो आप न्यूज़ सुनते हैं मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, वही खबरें जो हैं वो थोड़ा इंग्लिश में बढ़ा चढ़ा के फैला के लिखी होती हैं। तो आप न्यूज़पेपर को अपनी हैबिट बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले दिन अगर आप सारा अखबार पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप उससे फेड अप हो जाएंगे और आप छोड़ देंगे, मुझे पता है। हाँ, जिनकी आदत बन चुकी है वो डेफिनेटली इस पे से गुजर चुके हैं, उनको अपनी रूटीन खुद सेट करनी चाहिए कि वो 2 घंटे अखबार पढ़ना चाहते हैं, 3 घंटे पढ़ना चाहते हैं या 4 घंटे। लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा, पहली स्टेज पे फर्स्ट पेज पढ़ें, सेकंड स्टेज पे एडिटोरियल को शामिल करें, थर्ड स्टेज पे मेट्रोपॉलिटन्स को शामिल करें और फोर्थ स्टेज पे बिजनेस और इकोनॉमी के जो पेजेस एंड पे होते हैं उनको आप शामिल करें। हाँ, अगर आप इस स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं और साथ न्यूज आप सुनते हैं डेली, तो आपको स्पोर्ट्स वाले पेजेस देखने की जरूरत नहीं है। आप न्यूज से स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट अपना कवर कर लें, लेकिन वो कोई इतना है नहीं, उसमें कुछ आप यूं समझ लें कि लेसन्स होते हैं लाइफ के लिए, ठीक है, और कुछ एमसीक्यूज आपके वहां से तैयार हो जाते हैं, इक्का दुक्का, ज्यादा नहीं। तो आप अपनी 4 स्टेजेस बना लें। तो न्यूज़पेपर के लिए 4 स्टेजेस आपने इसी तरीके से अबूर करनी है। जहां फेडअप हो बंद कर दें, कोई फनी वीडियो देखें, मूवी देखना शुरू कर दें, एंटरटेन करें, कोई और बुक पढ़ लें। आप नहीं, अगर आप पढ़ने से तंग आ गए हैं तो लिखना शुरू कर दें। यानी आपने बिल्कुल अपनी पैराडाइम चेंज कर लेना है उसी टाइम। अच्छा उमर भाई, मैं अपने स्टूडेंट्स का एक तो शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने आपने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। हमारा ये 1 घंटे का 1.5 घंटे का हमने एक इंट्रोडक्शन आपसे करवाना मकसूद था। क्लासेस हमारी कल से ही स्टार्ट होंगी। एक लास्ट क्वेश्चन मैं थ्रो करूंगा, पहले सलमान भाई उसका जवाब देंगे, फिर उमर भाई देंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कोई कम से कम 20 से 25 दफा किया गया, मैंने इसको काउंट किया। तो सलमान भाई पहले आप इसको आंसर कर दें और फिर उमर भाई करेंगे, फिर हम इस सेशन को कंक्लूड कर देंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या 6 महीने के अंदर जितना टाइम अब रह गया इसमें तैयारी हो सकती है या नहीं हो सकती? आज से लेके 15 फरवरी तक क्या हम सीएसएस की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अच्छा, मैं पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटा सा वाकया शेयर करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब आपको? जी जी आ रही है आपकी आवाज। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने अपने मुलाजिम को भेजा और कहा कि जाके ना 50 किलो चीनी ले आओ। वो परेशान हो गया कि यार मैं 50 किलो चीनी की तो जरूरत नहीं है, चीनी की जरूरत तो सिर्फ 5 किलो है। तो मिर्जा ने उससे कहा कि 50 किलो से मांगोगे तो वो 5 किलो देगा तुम्हें। तो सीएसएस के एस्पिरेंट से मैं ये कहूँगा कि आपने जो अपना टारगेट है वो हाई सेट करना है। सीएसएस में कभी भी टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, किसी स्टूडेंट को हर किस टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको टास्क टेबल बनाना है।
अपने अपने टारगेट सेट करने हैं। उमर भाई ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली बताया कि ये करना है, बट अगेन आई मस्ट से कि हर बंदे का एप्टीट्यूड, उसका कैलिबर, उसका पोटेंशियल, उसका पेशेंस डिफरेंट होता है। जो बातें इन्होंने की वो जनरली सच हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी सब्र और बर्दाश्त का मादा ज्यादा होगा, वो ज्यादा देर बैठ के पढ़ सकते होंगे, उनके अंदर पोटेंशियल ज्यादा होगा, उनके अंदर वो सीखने की ज्यादा जस्तजू होगी। तो 6 माह हो या 3 माह हो, यकीन माने इंसान के आगे ये CSS कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारे पोटेंशियल से पैदा किया है। वो पहाड़ों को खोद के सुरंगें बना लेता है, वो दरियाओं का रास्ता मोड़ देता है। ये तो फिर एक छोटा सा एग्जाम है। एंड आई विश यू ऑल वेरी गुड लक। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अपनी कमिटमेंट जो है वो शो करनी है। इट इज एग्जाम ऑफ योर नर्व, इट इज एग्जाम ऑफ योर फिटनेस, इट इज एग्जाम ऑफ योर इंटेलेक्ट। और आपका जो कह लें उसे, जो आपकी खुद के साथ की हुई जो कमिटमेंट है वो बहुत मैटर करती है। मैराथन है, लंबी रेस है, थकना नहीं है, तंग नहीं आना, और अल्लाह ताला से सब्र मांगना है। इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच सलमान, और थैंक यू वेरी मच डियर एस्पिरेंट्स। यही सवाल मैं उमर साहब के सामने रखता हूँ कि क्या 6 महीने में तैयारी हो सकती है? तो जी, अगर इसका मैं बिल्कुल ब्रीफ जवाब दूं तो मेरा जवाब हाँ में होगा, बिल्कुल हो सकती है। इसमें एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, आप बेशक 10 साल भी CSS की तैयारी कर लें, एग्जाम से पहले आपको यही लगेगा कि शायद आपको कुछ नहीं आता, लेकिन एक्चुअली आपको बहुत कुछ आता होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके सबकॉन्शियस के अंदर एक बात बैठ चुकी होती है कि मैंने ये भी नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा। हालांकि हर चीज के बारे में एक ओपिनियन आपके बैक माइंड में जरूर होती है। तो मैं अगर मुख्तसर सा इसको जवाब दूं तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली और मेहनत के साथ 6 महीने आप लगाएं किसी टीचर की गाइडेंस में, तो 6 महीने में आप बड़े आराम से सेल थ्रू कर सकते हैं CSS से। उसके लिए किसी को उस्ताद चुनना बड़ा जरूरी है। ये मेरा मुख्तसर जवाब है। अब इस सेशन को कंक्लूड डॉक्टर साहब करेंगे। अच्छा, मैं कंक्लूड करता हूँ इस सेशन को सिर्फ एक बात करके कि जहां आपने पूरे सेशन में बहुत सारी चीजें आपको हमने बताई, अपने प्लेटफॉर्म के वाले से बताई। फर्दर कुछ चीजें अगर रह गई हो तो आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, आप कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना क्वेश्चन बताइए, ठीक है। और जो लोग हमारे साथ सेशन में होंगे तो वो डायरेक्टली भी हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे। एक चीज जो हम बताना भी मैं भूल गया, ऑफर कर रहे हैं वो शायद कोई भी दूसरी एकेडमी, शायद वैसे भी जितने हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितने क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जितने CSS ऑफिसर्स हैं हमारे पास, पूरे पाकिस्तान में शायद मैं नहीं समझता किसी एकेडमी के पास इतने होंगे। आप बड़ी बड़ी रिनाउंड एकेडमीज हैं, आप उनकी फैकल्टी उठा के देखें तो सेमिनार वाले दिन शायद 2-4 लोग उनके पास होते हैं, उसके बाद उनके पास वो भी अल्लाह माशाल्लाह गायब हो जाते हैं। हम ये ऑफर कर रहे हैं आपको कि जब हमारा सेशन चलेगा, जो लोग हमारे स्टूडेंट होंगे दे कैन विजिट अस एट एनी प्लेस एट एनी टाइम, और इसके अंदर हम रेगुलर सेशन भी कंडक्ट करेंगे। फॉर इंस्टेंस इस्लामाबाद में हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, लाहौर में हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, फैसलाबाद में होगा, सरगोदा में होगा, सिंध में हम इंटीरियर सिंध में या कराची में एक कोशिश करें वो सेशन। कोयटा के अगर कुछ लोगों को, कोयटा में हमारा एक सेशन होगा। बिफोर एग्जाम हम कोशिश करेंगे हमारे हर बड़े बड़े शहर के अंदर 2-3-4 इंटरेक्टिव सेशन, अच्छे हेल्दी सेशन हो जाएं, जिसमें स्टूडेंट एक तो इंटरेक्ट करेगा, अपनी कोई चीज उसने लिखी है वो चेक करवाएगा, अपनी कोई क्वेरीज हैं वो एड्रेस करेगा। लाइव आके इंटरेक्ट करने का एक डिफरेंट ही वो है टेस्ट। तो चूंकि अभी गवर्नमेंट में वो अलाउ नहीं है फिजिकल सेशंस, लेकिन ये इंटरेक्शन जो है ना ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। पढ़ाई आप ऑनलाइन ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन डिफरेंट टीचर्स के साथ आपको एक इंटरेक्शन का मौका जो है वो भी ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेगा। फर्दर क्यूरीज के लिए आप लोग इन टच रहिएगा विद दी उसामा, विद दी उमैर भाई, ठीक है। और मैं थैंक यू शुक्रिया करता हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का खास तौर पे। मेरा ख्याल है जो आज का सेमिनार था ये एक सक्सेस थी। क्या उमर भाई आप क्या समझते हैं आज का सेमिनार कैसा था? डेफिनेटली डॉक्टर साहब, अगर आई विल समराइज इट, सम अप इट इन अ नटशेल, इट वाज अ सक्सेस। इट वाज अ रियल सक्सेस। लोगों ने हमारे ऊपर उसका एतमाद का इजहार किया और बड़ा अच्छा लगा जितना आप लोगों ने किया। और हमारे स्टूडेंट बहुत प्यार देते हैं, जो पिछले सेशन हमसे निकले हैं वो बहुत प्यार देते हैं, अभी तक बड़ा वो इंटरेक्ट भी करते हैं। स्पेशल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उमैर भाई का और उसामा का, सलमान खालिद साहब का जिन्होंने हमें स्पेशली फैसलाबाद से ज्वाइन किया, ठीक है, एहसामुल हक मोगल का, फारिद जावेद का, डिफरेंट ऑफिसर जितने हमारे साथ रहे, अली अब्दुर्रहमान, तौसीफ जजुआ,
जो कुछ अभी नहीं हमारे साथ आ सके डिफरेंट रीजंस की वजह से, मेरे भाई भी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सके, कल परसों 3 दिन मजीद हमारे पास हैं, तो ये ऑफिसर्स आपके साथ जरूर इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। अगेन आई विल से थैंक यू वेरी मच। और उमर भाई आप कुछ ऐड करना चाहें? थैंक यू सो मच। तो हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, कल इंशाल्लाह 8 बजे आपसे मुलाकात होगी, जो आईडी मैंने लिखवाई है उसके ऊपर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।